हेलो हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है सबके? सब बढ़िया? मजा आ गया। नया चैप्टर शुरू हो रहा है, बहुत बहुत बधाई। ओ गुरु ठोको ताली। कौन सा चैप्टर शुरू हो रहा है? मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस खत्म हो चुका। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस खत्म हो चुका, यानी कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो चुका। करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो चुका। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट खत्म हो चुका। ये सब बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स है। जैसा मैं बोल चुका हूं कि अब आने वाले चैप्टर्स एक्सेप्ट रे ऑप्टिक्स सभी बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। छोटे छोटे इन द सेंस जो अभी तक हमने पढ़ लिए हैं उनसे तो छोटे ही हैं। जैसे मैग्नेटिज्म एंड मैटर की मैं बात करूं तो 3 लेक्चर में क्या हो जाएगा? डन हो जाएगा। जी हाँ, 3 लेक्चर में डन हो जाएगा। वैसे 4 में होता। 4 में क्यों होता? क्योंकि पहले इसमें अर्थ्स मैग्नेटिज्म भी हुआ करता था, फिर अब अर्थ्स मैग्नेटिज्म इसके सिलेबस से हट चुका है। नीट के सिलेबस से अर्थ्स मैग्नेटिज्म अब नहीं है, तो इसलिए कितने लेक्चर में डन हो जाएगा गुरुजी? 3 लेक्चर में अपना ये झमाझम एकदम डन हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो रिवाज के अनुसार अपना लेक्चर शुरू करते हैं, है ना। कुछ होमवर्क के क्वेश्चन है लास्ट लेक्चर के, वो देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़िया यार, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान चैप्टर। यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें विजुलाइज करने की जरूरत नहीं है। ओ बच गए गुरुजी, शुक्र है कि भाई बहुत ज्यादा चीजें, बहुत तो चीजें आपने विजुलाइज करवा दी गुरुजी। अब ऐसा यहाँ पे कुछ ज्यादा विजुलाइज करने की जरूरत नहीं है, और आगे आने वाले चैप्टर्स में भी बहुत ज्यादा विजुलाइजेशन की जरूरत नहीं है कि ये उंगली ऐसे कर रहे हैं। गुरुजी हम तो पगला गए, घर वाले पूछ रहे हमारे कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है ना। उनको क्या हम जवाब दें? सही बात है। तो अब आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगले चैप्टर में थोड़ी सी लिटिल लिटिल जरूरत पड़ सकती है ऐसे करने की आवश्यकता, बट बहुत ही लिटिल लिटिल। ओके, तो गुरुजी ये बताओ कि आज क्या पढ़ाओगे? मैग्नेटिज्म एंड मैटर में 2 चीजें, पहले 3 चीजें हुआ करती थी। एक हुआ करती थी जो कि अभी भी है, मैग्नेट। मैग्नेट पर चर्चा, मैग्नेट पर चर्चा। मैग्नेट पर जो है अपन क्या कर लेंगे? डिप्लोमा, पीएचडी सब कर लेंगे। ठीक है, और एक है मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेट के बारे में, फिर हम जानेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। ठीक है सर। और जो हुआ करता था हर्ष मैग्नेट था, वो पढ़ना नहीं है, तो मैग्नेट के बारे में चर्चा करेंगे और मैग्नेटिक मटेरियल्स। आज के लेक्चर में क्या पढ़ाओगे? आज के लेक्चर में क्या पढ़ाओगे? ये याद है? वो लाल बटन दिख रहा है, हाँ दबा दिया? नहीं दबाना था यार। कितना बढ़िया सीन था, मस्त एक्टर है यार ये, है ना। चलो भाई, तो आज क्या करवाओगे गुरुजी? गुरुजी आज हम पढ़ेंगे, करेंगे मैग्नेट पर चर्चा। चर्चा तो क्या, हम इसके चर्चे खोल देंगे। मैग्नेट के चर्चे पर्चे सब खोल देंगे, सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा, सड़क से उठा के। ठीक है, तो यार देरी किस बात की है? लास्ट क्लास के सवाल जो होमवर्क थे वो डिस्कस कर लेते हैं और फिर अपना लेक्चर बढ़िया झमाझम शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है स्क्वायर करंट कैरिंग लूप इज सस्पेंडेड ना। हो सकता है कि हम इसको बिना कलम चलाए कर ले, कोशिश करते हैं बिना कलम चलाए, क्योंकि बिना कलम चलाए पेन करने का स्वाद ही कुछ और है। आहा हा, मजा आ गया। ठीक है, एक स्क्वायर है, करंट कैरी कर रहा है, उसको कहां पे रख दिया? यूनिफॉर्म। सीधा बैठ जा बेटा, हाई वोल्टेज एकदम, क्लास का हाई वोल्टेज है। ठीक है, मतलब तू ये मान के चल कि ये चैप्टर भी 3 लेक्चर में क्या हो जाएगा? खत्म। तो अपने टोटल कितने चैप्टर्स डन हो जाएंगे? 5 चैप्टर्स डन हो जाएंगे। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के नाम पे फिर बचेगा क्या गुरुजी? एक ईएमआई बचेगा, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक एसी बचेगा, है ना, और एक ईएम वेव्स बचेगा। ईएम वेव्स तो मतलब मान के चलो कि एक लेक्चर सफिशिएंट है उसके लिए, है ना। 2 घंटे का एक लेक्चर सफिशिएंट है उसके लिए। ठीक है, चलो भाई, तो क्या बोल रहा है? इसको आपने करंट कैरिंग स्क्वायर लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया इन अ प्लेन ऑफ द लूप, है ना। बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग इन द प्लेन ऑफ द लूप, मतलब ये प्लेन है और यही मैग्नेटिक फील्ड है। तो थीटा 90 है तो टॉर्क मैक्सिमम लगता है, वो सब ठीक है। क्या कह रहा है? इफ द फोर्स ऑन वन आर्म ऑफ द लूप इज एफ वेक्टर। कह रहा है किसी एक आर्म पर लगने वाला जो फोर्स है वो एफ वेक्टर है, द नेट फोर्स ऑन द रिमेनिंग 3 आर्म्स ऑफ द लूप। अरे यार, मतलब कुछ तो ढंग का सवाल देता। क्या यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है। तो गुरुजी ने आपको ब्रह्मास्त्र बताया था कि कोई भी करंट कैरिंग लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ हो तो उस पर नेट फोर्स कितना लगता है? 0। एक स्क्वायर लूप है, स्क्वायर लूप में कितने आर्म्स होंगे? 4। तो टोटल नेट फोर्स कितना होना चाहिए गुरुजी? 0। कितना होना चाहिए? नेट फोर्स 0 होना चाहिए। यस सर। बोला कि किसी एक आर्म पर जो फोर्स लग रहा है वो एफ वेक्टर है, तो बचे द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द रिमेनिंग 3 आर्म्स। तो 3 आर्म्स पर जो फोर्स लगेगा कितना होगा? अरे एक आर्म पर अगर एफ लग रहा है तो बचे हुए 3 आर्म्स पर कितना लगना चाहिए? -F। तभी तो क्या होगा? जैसा लोहे लोहे को काटता है वैसा ही फोर्स को काटेगा, मारेगा। यस सर। तो एफ वेक्टर और -F वेक्टर, तो कितना आ गया बेटा आंसर? कितना आ गया बेटा आंसर? -F वेक्टर। समझ में आ रही बात? अब बच्चे क्या करते हैं? अब बच्चे जो है भावुक होते बेचारे, बह जाते भावना में, बोलते गुरुजी अगर एक आर्म पर फोर्स लग रहा है एफ वेक्टर, तो बचे हुए 3 आर्म पर, एक पे एफ तो 3 पे -3F लगेगा गुरुजी। अरे गधेड़े, मुझे एक बात बता,
मुझे एक बात बता, अकल के दुश्मन, कि एक पे लग रहा है एफ वेक्टर, तू कह रहा है कि बची हुई तीन पे तीन गुना हो गया माइनस थ्री एफ वेक्टर। एफ वेक्टर और माइनस थ्री एफ वेक्टर का रिजल्टेंट कितना आएगा गुरुजी? एफ और माइनस थ्री एफ का रिजल्टेंट तो माइनस टू एफ आएगा। तो ये जायज है? नहीं सर, टोटली नाजायज है ऐसा कहना। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स तो जीरो हो ही नहीं रहा। इसका मतलब आप समझो कि एक सेक्शन पर जो फोर्स लग रहा है और बचे हुए सेक्शन पर जो फोर्स लग रहा है, वो दोनों फोर्सेस क्या होने चाहिए? कैंसिल। तो भले एक आर्म पर एफ लग रहा है, बचे हुए तीनों आर्म्स पर क्या लगेगा? माइनस एफ। तभी तो एफ और माइनस एफ क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट होके जीरो। समझा क्या हीरो? तो आंसर आ गया माइनस एफ। बहुत बढ़िया, आई होप आपका भी आंसर आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। गुरुजी लप्पू सा सवाल, टुच्चा सा सवाल, लुच्चा सा सवाल। क्या कह रहा है? टू पैरेलल वायर्स इन फ्री स्पेस आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट एंड कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। और हर एक में कितना करंट है? 10 एम्पियर है। ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन। गुरुजी अगर सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन मतलब अट्रैक्शन होगा, तो पहले मैंने रिपल्सिव और रिपल्सिव क्या कर दिया? दफा कर दिया। अट्रैक्टिव और अट्रैक्टिव बचा, है ना? अब ठीक है, सीआरडी में से कुछ हो सकता है। तो कह रहा है दी फोर्स एक्सर्टेड बाय वन वायर ऑन द अदर पर मीटर लेंथ। यहां पे फोर्स पूछा है या फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है? बोलो, फोर्स पूछा है या फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है? बताओ गुरुजी। फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है। फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है गुरुजी? म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई डी। बोलो यस सर। वैल्यूज पुट कर दो। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? वैल्यू पुट करो। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होगी? 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। शाबाश, मजा आ गया। दोनों में कितना करंट? 10 और 10। 2 पाई और डी यानी डिस्टेंस कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। बेटा सेंटीमीटर को मीटर में कौन कन्वर्ट करेगा? सर हम ही कन्वर्ट करेंगे। 10 बाय 100 मीटर। यस सर, तो क्या 10 बाय 100 मीटर। अब देखो मजा आएगा एकदम। खच खच, ये हो गया कितना हो गया? 2 पाई इंटू 2 4 पाई हो गया। अब देखो यार, एक जीरो से एक जीरो कट गया। और हाँ सर पता है नीचे जो 10 है 1 बाय 10 है, ऊपर चला जाएगा। चला जा। कितना आ गया? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू 100 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो गया? 100। एक और आ गया बेटा 10। बोला हम भी है राहों में। तो कितना आ गया गुरुजी? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू 1000। तो कितना आया बेटा आंसर? गुरुजी 10 की पावर माइनस 7 इंटू 1000 कितना आया? 10 की पावर माइनस 4 आया। यस गुरुजी। जी गुरुजी 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 न्यूटन। देखो वो आ गया। ये ऑप्शन आ गया कि नहीं आ गया? अरे तो इसमें है क्या भाई? इसमें है ही क्या? फॉर्मूला ही तो लगाना है तेरे को। 1997 का सवाल है। डन हो गया? हाँ जी सर डन हो गया। आई होप आपका आंसर मैच कर गए होंगे। एक और सड़ेला सवाल है हमारे पास। एक और सड़ेला सवाल है हमारे पास। कौन सा? अबे यार इसका सॉल्यूशन मैंने लिख दिया ताकि अपना क्लास का समय थोड़ा सा बच जाए। ऐसे सवाल नहीं पूछता नीट में, पर कोई बात नहीं। आत्मा की शांति और मन की तसल्ली के लिए बोला गया है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसका एरिया दे रखा है, टर्न्स दे रखे 60, is pivoted about one of its vertical axis, the coil is in radial direction of magnetic field इतना, what is the torsional constant of the spring? मालिक चिप्स मांग रहा है, चिप्स नहीं मांग रहा, के की वैल्यू मांग रहा है, टॉर्जनल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग मांग रहा है, कनेक्टेड टू द कॉइल ऑफ द करंट 0.2 मिली एम्पियर विच प्रोड्यूसेस एन एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ 18 डिग्री। क्या तुम्हें याद है? हाँ सर हमें याद है। अरे पूछने तो दो, क्या याद है? हाँ गुरुजी कि उसमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या होता है? वो करंट फ्लो करता है तो उसमें टॉर्क आता है कॉइल में। यस सर। कितना टॉर्क आता है गुरुजी? NIAB साइन थीटा। थीटा हमेशा 90 होता है तो NIAB हो जाता है। हाँ सर NIAB। और पीछे अटैच्ड होती है एक स्प्रिंग। स्प्रिंग प्रोवाइड करती है काउंटर। काउंटर मतलब दूसरी दिशा में, अपोजिट दिशा में टॉर्क, काउंटर टॉर्क K फाई। जी गुरुजी बिल्कुल। यस सर। यहीं से तो फिर हमने वो निकाला था करंट सेंसिटिविटी फाई बाय आई। खैर अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? N दे रखा है, I दे रखा है, A दे रखा है, B दे रखा है, फाई दे रखा है। सब कुछ तो दे रखा है। तो K कितना हो गया? NIAB डिवाइडेड बाय 5। N की वैल्यू पुट कर दी, I की वैल्यू मिली एम्पियर मतलब 10 की पावर माइनस 3 करना ना भूलें। एरिया की वैल्यू पुट कर दी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दी। फाई कितना आ गया? 18 डिग्री। आप यहाँ पे डिग्री में भी रख सकते हो। और मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? क्या बताया था गुरुजी? बताया था कि जो टॉर्जनल कांस्टेंट होता है उसकी यूनिट होती है, टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर। टॉर्क की फिर वो बताया था कि गाड़ियों के इंजन के बारे में, कभी आप कार में शोरूम में कार लेने गए कि भैया इसका इंजन बोलेगा कि 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। यस सर। तो टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। और ये हो गया यहाँ पे न्यूटन मीटर, और ये हो गया रेडियन या डिग्री, तो न्यूटन मीटर
पर डिग्री या न्यूटन मीटर पर रेडियन। यहाँ पे फिलहाल मैं इसको डिग्रीज में रख रहा हूं, तो मेरा आंसर किस में आ गया, न्यूटन मीटर पर डिग्री। अब देख लेना इसको सॉल्व करके, जितना भी आता है, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, ठीक है सर। तो ये क्या हो गया गुरुजी, इसका सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया इसका, देख लेना कितना आता है सॉल्व करके, ठीक है क्या, यस सर। तो यार अब देख लेते, रिकॉर्डिंग एकदम चकाचक चालू है, चकपक तैनात हो जाओ, सीधे बैठ जाओ, क्योंकि अब हम शुरू कर रहे हैं ये नया चैप्टर। तो जैसा कि रिवाज है, कोई भी नया चैप्टर शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर का ट्रेंड क्या रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सच बहुत ज्यादा सवाल इससे नहीं आते हैं। अब आप बोले कि 2022 के बाद 2000, ये डायग्राम कितना अच्छा है ना। ये डायग्राम में क्या है गुरुजी, गुरुजी ऐसा वो चिंगारी टाइप लग रही है बेटा, चिंगारी नहीं है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है अपनी, यस सर, हमें दिखाई नहीं देती पर हम इसमें मौजूद हैं, प्रेजेंट है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में ही तो है हम, यस सर। तो किसका डायग्राम है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम है। हाँ, तो आप इससे पहले बोले कि गुरुजी 2022 के बाद तो लिखा हुआ ही नहीं, 2022 में कोई सवाल नहीं आया, 2023 में भी कोई सवाल नहीं आया। अभी जो चैप्टर हम पढ़ के चुके हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, 2023 में उसमें कितने सवाल आए थे नीट में, 2 सवाल आए थे, और दोनों हमने क्लास में कर लिए। तो अपना रूल है कि पीवाईक्यू साला छोड़ना ही नहीं है, चुन चुन के खत्म कर देना है, यस सर। ओके, तो 2022 में कोई सवाल नहीं है, 2023 में भी, 2023 में भी, 2023 में भी कोई सवाल नहीं है। तो गुरुजी पढ़ क्यों रहे, अरे तो गारंटी थोड़ी है कि भाई जब हम नीट लिखेंगे तब नहीं आएगा, हो सकता है आ जाए, तो पढ़ना। अरे वैसे भी 3 लेक्चर का है, खत्म करते कौन से, इसमें 15 लेक्चर लग रहे हैं भाई, है ना, तो बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है। 2021 में एक सवाल, 2020 में एक सवाल, 2021-20 में एक सवाल, 19 में एक सवाल, 18 में 2 सवाल, 17 में 2 सवाल, 16 में 1 सवाल, 16 में 2 पेपर हुए थे, तो एक पेपर में 1 था, एक पेपर में 0, 15 में 0, 15 में भी 2 पेपर हुए थे, है ना, तो 14 में 1, मतलब 1 2 1 2 1 2, मैक्स टू मैक्स अगर पूछेगा तो 2 सवाल, और हो सकता है कि 1 सवाल पूछ लो, हो सकता है ना भी पूछे। खैर अब ये बहुत हो गया, ठीक है, काम की बात करते हैं भाई। प्रीवियस ईयर एनालिसिस देख लिया, अब हम बात करेंगे, मैंने कहा था ना मैग्नेट पर चर्चा करेंगे, उसके चर्चे खोल देंगे, उसके धागे, उसके टाके सब खोल देंगे, सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा, सड़क से, ठीक है सर। तो मैग्नेट की बात करते हैं यार, क्या कह रहा है मैग्नेट, हम सबको बताया कि मैग्नेट क्या होता है यार, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए, ताकि मैग्नेट की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, इसलिए हम थोड़ा सा मैग्नेट की परिभाषा देख लेते हैं, है ना। देखो यार, कोई भी चीज शुरू करने से पहले माहौल बनता है, तो हम माहौल बना रहे, मैग्नेट पे चर्चा करने से पहले माहौल बना रहे, ठीक है क्या। और इसमें, इस चैप्टर में, आज के लेक्चर में तुम्हारे जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे। गुरुजी ये क्या मतलब है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को खत्म हुए जमाने बीत गए, आपकी उसके फॉर्मूले रिवाइज करो, थोड़ा सा मतलब सब्र रखिए, है ना, थोड़ा सा इंतजार का मजा लीजिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। और यहां पे मजे की बात, यहां पे आपको बहुत ज्यादा फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फॉर्मूले याद किए उसी से हमारा काम चल जाएगा। बोल रहा है 2 बॉडीज इवन आफ्टर बीइंग न्यूट्रल, न्यूट्रल यानी कि शोइंग नो इलेक्ट्रिक इंटरैक्शन, यानी कि उनमें कोई चार्ज नहीं, बॉडीज चार्जलेस है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल होने के बाद भी 2 बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट, 2 बॉडीज न्यूट्रल होने के बाद भी, यानी कोई इलेक्ट्रिक इंटरैक्शन नहीं, कोई चार्ज वाला कोई इंटरैक्शन नहीं है, फिर भी ऐसी बॉडीज खुद को, मतलब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती स्ट्रांगली इफ दे हैव अ स्पेशल प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मैग्नेटिज्म। यानी कि वो तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था ना कि चार्ज की वजह से रिपल्शन या अट्रैक्शन हो सकता है, उसको छोड़ो, उसको दफा करो। अब यहां पे एक नई प्रॉपर्टी है, मैटर के पास अगर ये प्रॉपर्टी है मैग्नेटिज्म वाली, तो वो न्यूट्रल होके भी 2 बॉडीज एक दूसरे को क्या कर सकती हैं बेटा, रिपेल कर सकती हैं या अट्रैक्ट कर सकती हैं, ठीक है ना। एंड ये जो फोर्स होता है, ये जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है, जो मैग्नेटिज्म की वजह से आता है, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है सर। दोज बॉडीज आर कॉल्ड मैग्नेट्स, उन बॉडीज को मैग्नेट्स बोलते हैं, है ना। इस प्रॉपर्टी को, जो बॉडी शो करे, उसको मैग्नेटिज्म बोलते हैं। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है, यानी जो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, उसको हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स, मोटा मोटी, मोटा मोटी, मोटा मोटी 2 रूप से हम बाइफरकेट कर सकते हैं मैग्नेट्स को। कैसे, कौन कौन से गुरुजी? वैसे तो मैग्नेट्स बहुत प्रकार की होती है, लेकिन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स, एक अच्छी मैग्नेट, एक बुरी मैग्नेट। आए नहीं, अच्छी और बुरी नहीं, नेचुरल मैग्नेट्स और मैनमेड मैग्नेट, समझ में आ पा रही है क्या बात? यस सर। तो एक हो गई नेचुरल मैग्नेट्स और मैनमेड मैग्नेट्स। मुझे जानकर ये बहुत ही खुशी की अनुभूति हो रही है ना, कि भाई तुमको ये लेक्चर सब बढ़िया से समझ में आ रहे हैं, मजा आ रहा है, तुमसे सवाल बन रहे, तुमको फील आ रही है। कठिन से कठिन सवाल कराऊं, तुम कहते हो गुरुजी मजा आ रहा है, तो इससे अच्छा और कोई साइन नहीं है। ऐसी चक मस्ती के साथ पढ़ाई
करते रहो एकदम। नेचुरल मैग्नेट्स और मैनमेड मैग्नेट्स, अब इसमें मैं क्या समझाऊं, ये जो नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं और जो इंसानों द्वारा अपने मतलब को सिद्ध करने के लिए बनाई गई हैं इंसानों द्वारा, मैनमेड मैग्नेट्स। ठीक है सर, अब यहाँ पे कुछ हमको क्या करना है, थोड़ा सा देखो, बोल रहा हूं ना कि माहौल बनाना पड़ेगा। यस सर, तो चीजों से अवगत होना पड़ेगा, चीजों से यूज टू होना पड़ेगा कि भाई मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस क्या होती है। पूरी चर्चा किस पर है, मैग्नेट के ऊपर। पूरी चर्चा किसके ऊपर है, मैग्नेट के ऊपर। ठीक है क्या, हेलो हेलो आवाज आ रही है ना भाई, हाँ चलो भाई। तो मैग्नेटिक पोल सर, ये तो हमने पढ़ा है, हाँ मुझे भी पता है कि आपने पढ़ा है, क्योंकि बचपन में पढ़ाया जाता है मैग्नेटिक पोल्स। एक मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं गुरुजी, 2 पोल्स होते हैं, एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है कि नहीं होता है। हाँ गुरुजी, और हमने तो ये भी पढ़ा है कि जैसे आप किसी मैग्नेट को कट कर दोगे तो 2 अलग अलग मैग्नेट्स बन जाएंगे। ऐसे नहीं कि एक मैग्नेट में साउथ पोल रह जाएगा, एक मैग्नेट में नॉर्थ पोल रह जाएगा। ए भाई, एक मैग्नेट को 2 हिस्सों में काट दिया तो 2 अलग अलग मैग्नेट्स बन गई। जो 2 अलग अलग मैग्नेट्स बनी उनमें अलग अलग साउथ पोल नॉर्थ पोल, अलग अलग साउथ पोल नॉर्थ पोल। यानी कि गुरुजी ये आगे देखेंगे भी सही, यानी कि गुरुजी कि आप साउथ पोल और नॉर्थ पोल को जुदा नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। आप कुछ भी कर लो, एक मैग्नेट के कितने भी टुकड़े कर लो, छोटे से छोटा टुकड़ा कर लो, छोटे से छोटे टुकड़े के पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। यस सर, मैग्नेटिक पोल्स क्या लिखा हुआ है मैग्नेटिक पोल्स में, देखो अ मैग्नेट हैज 2 पोल्स। जग जाहिर है, सबको पता है, किसे सिखा रहा है पता नहीं, अच्छा हमें सिखा रिया है। इफ अ मैग्नेट इज प्लेस्ड विद इन द पाउडर ऑफ आयरन, याद है हमने प्लेस किया था पिछले चैप्टर में, एक फोटो देखा था, हाँ सर, वी गेट 2 पॉइंट्स सच दैट अट्रैक्शन फोर्स इज मैक्सिमम। याद करो तो हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि जब हम मैग्नेट के आसपास क्या रख देते हैं, आयरन का बुरादा, आयरन का पाउडर, आयरन की फिलिंग्स रख देते हैं, तो सबसे ज्यादा आयरन का पाउडर कहां अट्रैक्ट होता है, वो बार मैग्नेट के कॉर्नर्स पे। वो कॉर्नर्स क्या होते हैं, पोल्स होते हैं, क्योंकि पोल्स पर सबसे ज्यादा क्या होता है, यहां पे लिखा हुआ है ना, देखो ना, दैट अट्रैक्शन फोर्स इज मैक्सिमम। अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम होता है, वही बोल रहा है। दीज पॉइंट्स आर नोन एज मैग्नेटिक पोल्स। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ पोल्स डिपेंड्स अपॉन दी अट्रैक्शन। कह रहा है कि जो पोल्स का जो स्ट्रेंथ है वो किस पर डिपेंड करता है, अट्रैक्शन। ज्यादा अट्रैक्शन मतलब पोल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और कम अट्रैक्शन मतलब पोल ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वही कह रहा है। तो मैग्नेटिक पोल्स, ठीक है सर, डन हो गया मैग्नेटिक पोल्स। अगला मैग्नेटिक एक्सिस, एक इमेजिनरी लाइन, ये देखो ना मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है सर, एक इमेजिनरी लाइन विच जॉइन बोथ पोल्स ऑफ मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस क्या हो गया, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो दोनों पोल्स को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक एक्सिस। यस सर, है ना। और यहाँ पे सर मैग्नेट्स, मैनमेड मैग्नेट भी ना बहुत प्रकार की है, राउंड मैग्नेट हो गई, ठीक है। मैंने ना एक दिन मैं यार एक स्टेशनरी की शॉप पे गया था, वहां पे बहुत सारी अलग अलग मैग्नेट्स मिल रही थी, मैंने उसकी फोटो खींची थी, तो फोटो मैं नेक्स्ट स्लाइड में मुझे याद रहा तो मैं जरूर से लगा दूंगा। अलग अलग प्रकार की मैग्नेट्स होती है, कौन कौन सी, राउंड मैग्नेट हो गई, हॉर्स शू मैग्नेट हो गई, बार मैग्नेट हो गई, इस तरीके से नीडल वाली मैग्नेट हो गई, है ना। तो यहाँ पे हमें कौन सी मैग्नेट पढ़ेंगे, यहाँ पे तो अपना प्रमुख रूप से हम क्या पढ़ेंगे, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट मतलब यही इस तरीके की मैग्नेट, बार मैग्नेट, एक मिनट, बार मैग्नेट ऐसा, ठीक है सर, ऐसा, है ना, ठीक है, बार मैग्नेट पढ़ेंगे। ओके सर, मैग्नेटिक एक्सिस भी बता दिया आपने। अब क्या है, पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ यानी जो पोल, नाम से समझ में आ रहा है पोल स्ट्रेंथ यानी, नाम से समझ में आ रहा है पोल स्ट्रेंथ यानी पोल की स्ट्रेंथ, पोल की स्ट्रेंथ, सही बात है, ठीक है। अब देखो, द एफिशिएंसी बाय विच अ पोल अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक सब्सटेंस, जिस एफिशिएंसी से या जिस स्ट्रेंथ से कोई पोल मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है वो क्या कहलाया जाता है, पोल स्ट्रेंथ। ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो पोल स्ट्रेंथ ज्यादा है, कम अट्रैक्ट करेगा तो कम अट्रैक्ट करेगा तो पोल स्ट्रेंथ कम है, ठीक है, फेयर इनफ, ओके। इन अ मैग्नेट पोल, इन अ मैग्नेट, सॉरी, इन अ मैग्नेट, कॉमा आएगा ना यहाँ पे, हाँ सर, अरे एक कॉमा हटा दो या एक कॉमा लगा दो, उससे जो है अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे मैं बोलूं रुको मत जाओ, क्या बोला मैंने, रुको मत जाओ, समझ गए। और एक मैं बोलूं रुको मत जाओ, समझ में आई बात, रुको मत जाओ। और एक मैं बोलूं रुको मत जाओ, पिलाई की नहीं है, हाँ सर। तो यहाँ पे कॉमा जो है, और भी एग्जांपल्स हैं पर कोई बात नहीं, जाने दो, है ना। इन अ मैग्नेट कॉमा, इन अ मैग्नेट कॉमा, पोल स्ट्रेंथ इज इंक्रीजेस एज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीजेस। इज नहीं आएगा यहाँ पे, इज नहीं आएगा, इंग्लिश की जो है इसने ऐसी की तैसी करके रख दी। इन अ मैग्नेट कॉमा पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेट के अंदर पोल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीजेस। अरे यार जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तुम्हें याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक प्रॉपर्टी पड़ी थी, हाँ गुरुजी बिल्कुल मुंह जबानी याद है, कि किसी चार्ज से जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी,
गुरुजी लिटिल 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 लिटिल, नहीं नहीं, नो लिटिल लिटिल यार, मैं याद दिला रहा हूं ना, थोड़ा सा वो मैं मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में फंबल कर गया, ठीक है। चार्ज में हमने पढ़ा था कि किसी चार्ज से जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी या जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आके उस पर फना होंगी, टर्मिनेट होंगी, वो चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा। हाँ सर पढ़ा था। वैसे ही सेम हैपेंस विद चार्ज, जैसे चार्ज है वैसी मैग्नेटिक पोल है, जैसे चार्ज है वैसी मैग्नेटिक पोल है, अभी आगे अपन देखेंगे, है ना। तो वैसी मैग्नेटिक पोल है, किसी मैग्नेटिक पोल से ज्यादा फील्ड लाइंस निकल रही, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस पे आगे टर्मिनेट कर रही है ना। तो टर्मिनेट नहीं करती तो क्लोज लूप बनाती है, या यूं कह लो कि किसी मैग्नेटिक पोल पे बहुत ज्यादा फील्ड लाइंस है तो हम बोलेंगे कि वो पोल बहुत स्ट्रांग है, और अगर किसी पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम है तो हम बोलेंगे कि वो पोल इतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है ना, मैग्नेट पोल स्ट्रेंथ इंक्रीजेस एज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीजेस, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एम सबस्क्रिप्ट पी, एम पी है ना, स्मॉल एम पी यानी पोल स्ट्रेंथ। अब बेटा ना बार बार ना एमपी एमपी नहीं लिखेंगे, मैं स्मॉल एम लिख दूंगा तब भी तुम लोग अब समझ जाने वाले हो, मैं स्मॉल एम लिख दूंगा तब भी तुम लोग समझ जाने वाले हो कि पोल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। तो पोल स्ट्रेंथ क्या हो गया, अरे नाम से समझ में आ रहा है, जितना स्ट्रेंथ होगा, जितना स्ट्रांग होगा पोल, उतनी ज्यादा उसकी पोल स्ट्रेंथ होगी। मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम सबस्क्रिप्ट पी, या खाली एम भी बोल लो, ठीक है। क्या लिखा हो, एफ बाई बी। अब देखते हैं एफ बाई बी का क्या मतलब है, देखो एफ बाई बी मैग्नेटिक फोर्स डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। आप ये याद रखो तो ठीक, नहीं याद रखो तो ठीक, वैसे मैं एडवाइस दूंगा कि आप ये फॉर्मूला याद रखी लो, क्या जाता है यार कभी पूछ लिया तो, है ना, याद रखी लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा हुआ है, एमपी इज इक्वल्स टू, ये देखो मैं साइड हट रहा हूं, इस फॉर्मूले को आप जो है याद कर लो, ठीक है सर। तो एमपी क्या हो गया, एफ बाय बी यानी मैग्नेटिक फोर्स, और बी क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ पा रही बात। मैं आपको इसको याद करने की निंजा टेक्निक भी बता दूंगा, थोड़ी देर रुकना, थोड़ी देर रुकना, तो मैं आपको इसको याद करने की निंजा टेक्निक भी बता दूंगा, ठीक है सर, है ना। देख लो साइड हट गया, मैं स्क्रीन को पॉज कर लो, इन सबको पढ़ लो। अभी के लिए फॉर द टाइमिंग आप इस फॉर्मूले को देख लो, बाकी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे इसको याद करना है, ठीक है क्या, यस सर, ओके आगे बढ़ो। अब देखो यार ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसको नजरअंदाज करना बहुत बड़ी गलती कहलाएगी। कभी कभी पेपर में क्या करता है, किसी चैप्टर से रिलेटेड कोई सवाल उसको पूछना, मान लो एक ही सवाल पूछना है, तो साला उसका यूनिट और डायमेंशन वाला सवाल पूछ लेगा। उसके किसी चैप्टर से एसोसिएटेड कोई उसने टर्म उठाई, उसका यूनिट पूछ डाला उसने, ठीक है। नीट का सन की बुढ़ा चालू है बहुत, ये बुढ़ा मेरे बीच में बहुत बोलता है। एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ की एसआई यूनिट पता होनी चाहिए, एम्पियर मीटर या न्यूटन पर टेस्ला, एम्पियर मीटर या न्यूटन पर टेस्ला। वो सब हम यहां से दिमाग लगा के कर सकते हैं कि फोर्स का हो गया न्यूटन, यहां पे हो गया टेस्ला, तो एक तो न्यूटन पर टेस्ला हो गया, क्या हो गया, न्यूटन पर टेस्ला। और याद करो हमने मैग्नेटिक फील्ड की एक और यूनिट निकाली थी पिछले चैप्टर में, हाँ सर, एफ बराबर आईबीएल से निकाली थी, है ना। तो वहां से भी हम यहाँ पे सारी चीजें पुट करके ये यूनिट्स निकाल सकते हैं, तो आप प्लीज याद रखें। देखो ये न्यूटन पर टेस्ला, अगर आपको मैग्नेटिक पोल्शन का फॉर्मूला पता है एफ बाय बी, मैग्नेटिक पोल्शन का फॉर्मूला एफ बाय बी, तो हो जाएगा न्यूटन पर टेस्ला। बाकी एक यूनिट जो है एम्पियर पर मीटर, वो याद रख सकते हैं। बाकी कौन ही ऐसे करेगा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की पहले यूनिट जो है हम क्या करेंगे, निकालेंगे एफ बराबर आईबीएल से, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर वैसे कर सकते, लेकिन उसमें टाइम जाएगा, इसलिए मैं एडवाइस करूंगा कि आप ये डायरेक्ट याद रख ले। बाकी हमें पता है कि भाई एफ बराबर आईबीएल से हमने मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या निकाली थी, गुरुजी न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो यहां पे आ गया मैग्नेटिक फोर्स आ गया न्यूटन, और ये आ गया न्यूटन पर एम्पियर मीटर। हाँ सर फिर पता है सर, करके ऊपर जाएगा, न्यूटन से न्यूटन शहीद हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एम्पियर मीटर। ऐसे कर सकते हो, लेकिन आई वुड एडवाइस कि पोल स्ट्रेंथ की यूनिट तुम डायरेक्ट याद कर लो, कितनी, एम्पियर मीटर या न्यूटन पर टेस्ला, ठीक है क्या। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एम्पियर मीटर या न्यूटन पर टेस्ला। और सर इसका पोल स्ट्रेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला भी बता दो, पोल स्ट्रेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आसान है, एम्पियर ए, मीटर मतलब लेंथ एल, तो ए एल क्या हो गया बच्चा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला, किसका डायमेंशन हो गया, पोल स्ट्रेंथ का, ए एल, सही है। तो ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ भी हमने देख लिया, डन हो गया कि नहीं हो गया, यस सर बिल्कुल डन हो गया। चलो बहुत बढ़िया, फिर तो अच्छी बात है, आगे बढ़ो। अब ये सवाल ट्राई करते हैं, गुरुजी यार ये क्या बदतमीजी है, बड़े बदतमीज किस्म के इंसान हो, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है, अभी पढ़ाया लिखाया धेलावर नहीं है और सवाल करवाने लगे। अरे यार तू जज्बाती हो जाता है बेटा, बहुत इमोशनल काइंड ऑफ स्टूडेंट है तू। तू एक काम कर, मैं साइड हट रहा हूं, स्क्रीन को पॉज कर। आई होप कि आपने यार ये जो है सवाल क्रैक कर लिया होगा, बढ़िया से जो है इसका आंसर निकाल लिया होगा। देखो यार क्या कह रहा है, गुरुजी मैंने आपको कही थी कि जब भी जीरो हो किसी ऑप्शन में तो थोड़ा सा चौकन्ना हो जाओ, चौकस हो जाओ, है ना।
एकदम चौकन्ने चौचक हो जाओ कि भाई जीरो तो हो सकता है आंसर जीरो, जरूरी नहीं है कि जीरो, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है। क्या रहा है, टू आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स आर फिक्स्ड विद देयर सेंटर्स एट डिस्टेंस डी अपार्ट, ठीक है। अ स्टेशनरी चार्ज, कौन सा चार्ज, अ स्टेशनरी चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट पी in between the gap of the two magnets at a distance capital D from the center O, है ना, जो सेंटर O है उससे कितने डिस्टेंस पर रख दिया, ये सेंटर O है, इसे D डिस्टेंस पर P पॉइंट पर आपने कोई स्टेशनरी चार्ज क्यों रख दिया, ठीक है। तो बोल रहा है फला फला ढिमका ढिमका, द फोर्स ऑन द चार्ज क्यू इज, द फोर्स ऑन द चार्ज क्यू इज, ओ भाई बोल रहा है कि कौन से डायरेक्शन में होगा, ओपी डायरेक्शन में होगा कि पीओ डायरेक्शन में होगा, कि यहां होगा कि जीरो होगा। मुझे एक बात बता, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, बिल्कुल, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, बिल्कुल है। तो यार ये जो चार्ज है ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और स्टेशनरी चार्ज है ना, मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस कद्दू फोर्स यानी जीरो फोर्स। समझ में आया कि नहीं आया? अरे तो आंसर क्या आया, कद्दू, समझा क्या दद्दू? हाँ सर बिल्कुल जीरो आ गया। क्यों? तो मुझे कलम ही नहीं चलानी पड़ी, बस मुझे ये रिकॉल करना पड़ा कि जब भी मैं किसी चार्ज को किस में रख दूंगा बेटा, जब भी मैं किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रख दूंगा, स्टेशनरी चार्ज लिखा हुआ है, चिल्ला चिल्ला के स्कीम बता रहा, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। कहीं भी रख दूं, चाहे यहां रख दूं, 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 वहां रख दूं, यहां रख दूं, यहां रख दूं, कहीं भी रख दूं, स्टेशनरी चार्ज प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। आंसर हो गया जीरो। समझा क्या हीरो? यस सर। तो ये मेंस 2010 का सवाल है ना। चलिए भाई, अब यहाँ पे एक चीज सुन लीजिए, इस पे एक न्यूमेरिकल बनाया जा सकता है नीट के सन की बुड्ढे के द्वारा, है ना, तो कोई उसका भरोसा नहीं है। यहाँ पे क्या चीज हमको दिखाई दे रही है, देखो गुरुजी एक मैग्नेट है ना, मैग्नेट है, उसके एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक की लेंथ को हमने बोला ज्योमेट्रिक लेंथ। एक कोने से दूसरी, मतलब मैग्नेट की जो पूरी लंबाई होगी, लेंथ हो गई, उसको हमने क्या बोल दिया, ज्योमेट्रिक लेंथ बोल दिया, ठीक है। लेकिन होता क्या है, एक चीज और होती है इफेक्टिव लेंथ। बच्चों क्या लगता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल एकदम कॉर्नर पे ही बैठे रहते हैं? नहीं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल कॉर्नर से थोड़ा सा अंदर की तरफ होते हैं। समझ में आ पा रही बात? यस। तो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में एक्चुअल दूरी होती है, जो वाकई में जो दूरी होती है, दैट इज नोन एज इफेक्टिव लेंथ, दैट इज नोन एज इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। और जो कॉर्नर टू कॉर्नर डिस्टेंस है वो ज्योमेट्रिक लेंथ है। तो जाहिर सी बात है कि भाई यहां पे जो है, यहां पे ज्योमेट्रिक लेंथ बड़ी है और इफेक्टिव लेंथ कैसी है बच्चों, छोटी है ना, ठीक है। अब ज्योमेट्रिक लेंथ और इफेक्टिव लेंथ में रिश्ता क्या कहलाता है, तो आप देखिए कि इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल्स टू 5/6 ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ, है ना। तो ज्योमेट्रिक लेंथ जो होगी उसका 5/6 टाइम्स होगा कौन, इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ इज नथिंग बट द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो पेपर में कल को आपको ज्योमेट्रिक लेंथ 12 सेंटीमीटर दे दी और बोल रहा है इफेक्टिव लेंथ फाइंड आउट करो, तो कर लेंगे। ज्योमेट्रिक लेंथ का वैल्यू कितना बढ़ गया, 12, है ना। 12/6 कितना हो गया, 2, 2 5 10, आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर। क्या बोलती पब्लिक, नागपुर की पब्लिक, बोले तो तकलीफ, यस और नो? यस सर। तो हो जाएगा। तो यार ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। चलो भाई अब आगे चलते हैं। देखो भाई आगे क्या है खजाने में, देखते भाई, आ जाओ। यहां पे लिखा हुआ मैग्नेटिक डाइपोल। क्या लिखा हुआ, मैग्नेटिक डाइपोल। सबसे पहले तो मुझे डाइपोल का मतलब बताओ। डाई मतलब दो, पोल मतलब कि चार्जेस के रूप में आप पोल बोल लो, या मैग्नेटिक पोल्स के रूप में आप पोल बोल लो, है ना। तो डाइपोल मतलब दो पोल्स, डाइपोल मतलब दो पोल्स। तो यहां पे बोल रहा है मैग्नेटिक डाइपोल। पढ़ते हैं क्या कह रहा है, बोल रहा है, देखो भाई इधर फटाफट से, कह रहा है टू पोल्स ऑफ मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी हाउ, है ना। मतलब कि आप दोनों मैग्नेट के पोल्स को जुदा नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। इफ अ मैग्नेट इज ब्रेकअप इनटू, सर ब्रेकअप, भाई देखो अब मेरी गलती नहीं, उसमें ब्रेकअप आ रहा है और तुम्हें अपने ब्रेकअप की याद आ रही, तो उसमें मेरी क्या गलती है? फिर मेरे को बोलोगे कि मोए मोए कर दिया। इफ अ मैग्नेट इज ब्रेकअप इनटू नंबर ऑफ पीसेस, एक मैग्नेट को बहुत सारे टुकड़ों में हमने तोड़ दिया, इनटू नंबर ऑफ पीसेस, देन ईच पीस विल बी अ डाइपोल। डाइपोल मतलब कि वो एक नई मैग्नेट बन जाएगा, क्योंकि मैग्नेट के अंदर डाई पोल होते हैं, दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। तो बोल रहा है कि अगर एक मैग्नेट के, यहाँ पे डायग्राम भी है, समझ लेते हैं उससे। यदि एक मैग्नेट है, उसके बहुत सारे खच 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 टुकड़े कर दिए, तो जो हर एक इंडिविजुअल मैग्नेट बनेगी उसके पास भी अपने दो पोल्स होंगे, नॉर्थ और साउथ। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि दी ईच इंडिविजुअल पीस विल बी अ डाइपोल। अ सिंगल पोल मैग्नेट कैन नॉट बी फाउंड एनीवेयर। कह रहा है कि एक ऐसी मैग्नेट नहीं बनाई जा सकती है, नहीं पाई जा सकती जिसमें सिर्फ एक पोल हो, जिसको मोनोपोल, मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एक ऐसी मैग्नेट नहीं बनाई जा सकती है, पाई जा सकती कहीं भी, कैसे भी, है ना, जिसके पास सिर्फ एक पोल हो। When two poles of different nature and equal strength are placed, अब सुन लो मैग्नेटिक डाइपोल की डेफिनेशन। याद है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था? हाँ सर, दो चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट नेचर के, दो चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट नेचर के, जब हम किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखते हैं
तो क्या होता है, उस कॉम्बिनेशन को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। वैसे ही जब दो पोल्स, कौन से पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स है, इक्वल मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट नेचर के, है ना। समझा दूंगा अभी कि सर ये पोल्स कैसे होते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट नेचर बता दूंगा। अभी के लिए आप नॉर्थ और साउथ मान के चल सकते हैं। तो कह रहा है कि देखो ना, बोल तो रहा है व्हेन टू पोल्स ऑफ डिफरेंट नेचर एंड इक्वल स्ट्रेंथ आर प्लेस्ड एट अ डिफाइंड डिस्टेंस देन दिस अरेंजमेंट इज नोन एज मैग्नेटिक डाइपोल। बस पहले चार्जेस को रखते थे इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट नेचर के, यहाँ पे पोल्स को रखेंगे इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट नेचर। अभी इक्वल मैग्नीट्यूड कैसे होगा, अपोजिट नेचर कैसे होगा, उसके लिए आपको अभी आने वाली स्लाइड्स का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। लिखा हुआ है अगला पॉइंट, अ लूप ऑफ सिंगल टर्न कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। मैंने आपको कही थी जब हम लास्ट चैप्टर पढ़ रहे थे करंट कैरिंग लूप, मैंने कही थी जब मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ा रहा था, मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएट विद द करंट कैरिंग लूप, मैंने आपको बोला था कि कोई करंट कैरिंग लूप है वो कैसे बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, यानी कि उसके पास भी दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब वो कैसे होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो आपको अगले चैप्टर में पता पड़ेगा। जी हाँ, है ना, अगले चैप्टर में कि भाई करंट कैरिंग कॉइल भी कैसे दो पोल्स की तरह काम करता है, नॉर्थ और साउथ, ईएमआई यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखेंगे। खैर, कह रहा है कि लूप ऑफ सिंगलटन कैन आल्सो बी ट्रीटेड एज मैग्नेटिक डाइपोल। लुकिंग फ्रॉम वन साइड इट बिहेव्स एज नॉर्थ पोल एंड लुकिंग फ्रॉम अदर साइड इट बिहेव्स एज साउथ पोल। ये कहां पे मैं आपको बता दूंगा, कौन से चैप्टर में बता दूंगा, ईएमआई चैप्टर में बता दूंगा। कहां बता दूंगा आपको ये मैं, ईएमआई चैप्टर में बता दूंगा। ठीक है क्या, अभी के लिए आप बस ये जान लो, ये तो आपको पहले भी बता चुका हूं कि करंट कैरिंग लूप कैसे काम करता है, डाइपोल की तरह। एक साइड से देखोगे तो नॉर्थ पोल, दूसरी साइड से देखोगे तो साउथ पोल। समझ में आ रही है क्या बात? ठीक है सर, ओके। जैसा आप बोलो, यहां पे एक बड़ी सी मैग्नेट दिख रही है, खच से इसके दो टुकड़े कर दिए, एक पोल था साउथ पोल, एक पोल था नॉर्थ पोल। हमें लगा कि हम इन दोनों को जुदा कर देंगे, पर ये जुदा होने वाले नहीं है। ये आपके एक्स की तरह नहीं है जो साथ छोड़ दे मोए 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 मोए, है ना, ये दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। साउथ, आपने इसको खच्चे से काट दिया तो ये जो मैग्नेट बनी, यहाँ पे साउथ और नॉर्थ आ गए, और ये जो मैग्नेट बनी यहाँ पे साउथ और नॉर्थ पोल आ गए। देखो यहाँ पे साउथ था, यहाँ पे नॉर्थ था, मैग्नेट बनाई, काटी, इसके दो हिस्से कर दिए। तो ये जो हिस्सा, ये वाला जो पीस है, यहाँ पे साउथ पोल तो था ही, तो एक नॉर्थ पोल आ गया। ये वाला जो हिस्सा है, इसमें नॉर्थ पोल तो था, यहाँ पे क्या आ गया, साउथ पोल आ गया। फिर से हमने कहा, फिर से जुदा करने की इनको कोशिश करते, खच से दो टुकड़े और कर दिए, फिर से क्या होगा, यहाँ पे साउथ था तो यहाँ पे साउथ रहेगा, एक नॉर्थ आ जाएगा। यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे नॉर्थ तो रहेगा, यहाँ पे साउथ भी आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो इसके भी खच से दो टुकड़े कर दिए, यहाँ पे साउथ था, साउथ रहेगा, नॉर्थ और आ जाएगा। यहाँ पे नॉर्थ था, नॉर्थ रहेगा, साउथ और आ जाएगा। अभी फील आई कि नहीं आई? हाँ सर। तो आप इसके भी और छोटे छोटे टुकड़े कर दो, साउथ और नॉर्थ कभी जुदा नहीं होंगे, हमेशा एक साथ रहेंगे। ठीक है सर, समझ में आ गई बात? स्क्रीन को पॉज कर लो और ये लप्पू सी स्लाइड जो है पढ़ लो, फिर चलते हैं आगे। ठीक है क्या? ओके सर। देखो भाई आगे, भाई आ जाओ भाई। सर आप तो मैग्नेट पढ़ाते, मैग्नेट ही चल रहा है अभी तो, मतलब ये मान के चलो 1.5-2 लेक्चर मैग्नेट ही चलेगा झमाझम। अब देखो क्या लिखा हुआ है, सिमिलैरिटीज। मैं कह रहा था ना तुमको कि तुम्हारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले भी रिवाइज हो जाएंगे। हाँ सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे, और तुमको यहाँ पे मैग्नेटिज्म में ऐसे नए फॉर्मूले भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, क्या लिख रहा है, सिमिलैरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और मैग्नेटिज्म में हम सिमिलैरिटी देखेंगे, और जो है मैंने क्या किया है, अब आने वाली कई सारी स्लाइड्स को दो हिस्सों में बांट दिया है। लेफ्ट हैंड साइड यहां पे एक बार में ही हेडिंग डाल दी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटिज्म, और ऐसे ऐसे चलता रहेगा। ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट हैंड साइड मैग्नेटिज्म। रेडी है क्या? सीधे बैठो, तन के बैठो, तन। यस सर। यहां पे बोला जा रहा है, अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होते थे चार्ज और मैग्नेटिज्म में होंगे पोल। समझ में आ रही बात? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होते थे चार्ज और मैग्नेटिज्म में होंगे पोल। तो जैसे वहां पे प्लस क्यू चार्ज हुआ करता था, यस सर, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती थी, कैसी जाती थी, दूर जाती थी। अरे प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां जाती थी गुरुजी? दूर जाती थी ना। हाँ सर, है ना। तो प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर जा रही है। जैसे प्लस क्यू चार्ज होता था, यहां पे प्लस एम पोल हो जाएगा। समझ में आ पा रही क्या बात? जैसे प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जेस होते थे, हाँ सर, वैसे प्लस एम और माइनस एम पोल्स होंगे। अच्छा सर, अब समझ में आ गई। जैसे हम बोलते थे ना पोल स्ट्रेंथ है, तो एक पोल हमने ले लिया, जैसे एक चार्ज होता है पॉजिटिव, एक चार्ज होता है नेगेटिव, वैसे एक पोल ले लिया पॉजिटिव, एक पोल ले लिया नेगेटिव। समझ गए सर? और सुनो, यही नहीं, अभी और सुनिए। प्लस एम मतलब हम नॉर्थ पोल मानते हैं, नॉर्थ पोल को हम क्या मान लेते हैं? प्लस एम, और माइनस एम को हम क्या मान लेते हैं? साउथ पोल। ठीक है सर, समझ गए, है ना। एक प्लस एम, एक माइनस एम। प्लस एम मतलब नॉर्थ पोल, माइनस एम मतलब साउथ पोल। लेकिन गुरुजी आपने बताया था कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हमारे ख्यालों में एग्जिस्ट करता है। ख्यालों में तो कुछ भी एग्जिस्ट कर सकता है।
अरे ख्यालों का क्या है, ख्यालों में तो तुम भी अभी अपनी एक्स के साथ हो, सही है, लेकिन रियलिटी तो कुछ और है। हाँ सर ठीक है सर, कोई बात नहीं गुरुजी, आपका गेम बजाना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो जैसे प्लस क्यू चार्ज वैसे प्लस एम पोल, जैसे माइनस क्यू चार्ज वैसे माइनस एम पोल। तो मोनोपोल एक सिंगल पोल एग्जिस्ट कर रहा है, ये सिर्फ ख्यालों में एग्जिस्ट कर रहा है, इमेजिनरी समझाने के लिए। तो जैसे प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चारों दिशाओं में निकलती है, वैसे प्लस एम पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, दूर जाती है, रेडियली आउटवर्ड, है ना। तो होगी ईएफएल यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है साहब, और योगी एमएफएल, एमएफएल यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बोलिए हुजूर। जी सर, डन हो गया, है ना। अब देखो यहां पे जैसे माइनस क्यू चार्ज हुआ करता था, माइनस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती थी, आके फना हो जाती थी, टर्मिनेट हो जाती थी, खत्म हो जाती थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यस सर, तो जैसे माइनस क्यू चार्ज हुआ करता था, माइनस एम पोल होगा, है ना। माइनस एम क्या होगा, पोल। दो पोल होते हैं ना, ये दिख रहा है क्या माइनस एम, हाँ गुरुजी दिख रहा है, हाँ गुरुजी दिख रहा है। माइनस एम पोल पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आके क्या हो जाएंगी, फना हो जाएंगी, टर्मिनेट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। अच्छा सर समझ गए। जैसे वहां पे प्लस क्यू होता था, यहाँ पे प्लस एम होता है, जैसे वहां पे चल जा, जैसे वहां पे प्लस क्यू होता था, यहाँ पे प्लस एम होता है, जैसे वहां पे माइनस क्यू होता था, यहाँ पे माइनस एम होता है, ठीक है। जैसे वहां पे प्लस क्यू चार्ज से पॉजिटिव चार्ज से प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड्स निकलती थी, यहां से प्लस एम पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी, सही है। जैसे वहां पे माइनस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आके खत्म होती थी, टर्मिनेट होती थी, फना होती थी, वैसे यहाँ पे माइनस एम पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आके खत्म होंगी, टर्मिनेट होंगी, फना होंगी। प्लस एम मतलब नॉर्थ पोल, माइनस एम मतलब साउथ पोल, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला याद कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट हैंड साइड मैग्नेटिज्म। ओके, याद कीजिए जब हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे उसमें फोर्स लगता था, जी गुरुजी। तो यहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले ली, इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली ई वेक्टर, यहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ले ली बी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ले ली बी वेक्टर। तो जाहिर सी बात है, एकदम एकदम लाजमी, एकदम ऑब्वियस है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखेंगे, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, यस सर। वैसे जब हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी पोल को रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा। क्या बोलती पब्लिक, यस सर, बिल्कुल सर, है ना। और सर जो फॉर्मूला था वो कुछ इस प्रकार से था कि F बराबर क्यू, हाँ सर हमको बिल्कुल याद है, छपा हुआ हमारे जहन में, F बराबर क्यू, है ना। फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज Q प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड E। वैसे ही जब आप चार्ज की जगह कौन आ गया, पोल आ गया, पोल स्ट्रेंथ M का, जैसे चार्ज Q को इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखते थे तो फोर्स लगता था Q, वैसे ही पोल ऑफ पोल स्ट्रेंथ M को मैग्नेटिक फील्ड B में रखोगे तो फोर्स लगेगा MB। और सुनो M कितना हो गया, F बाय B, जो कि मैंने कहा था मैं तुम्हें याद करने का तरीका बता दूंगा थोड़ी देर पहले। कहां गया, ये रहा M बराबर F बाय B, मैंने कहा था अभी याद रखने की जरूरत नहीं, बाद में मैं आपको याद करवा दूंगा। यस, तो F बराबर कितना हो गया MB, तो M कितना हो गया F बाय B, ठीक है सर, ये भी याद हो गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसका मतलब तो सर फिर ये बताओ कि जैसे पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता था, अरे लगता था कि नहीं लगता था, हाँ सर। वैसे ही जैसे पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में लगता था, तो पॉजिटिव पोल पे फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में लगेगा, बिल्कुल सही, बराबर, बरोबर, सरस बात छे, एकदम सरस बात छे, ठीक है। और माइनस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगता था इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो क्या लगता था गुरुजी, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या वैसे ही हम कह सकते हैं कि माइनस एम पोल पर जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के विपरीत दिशा में, अपोजिट दिशा में लगेगा, बिल्कुल सर, कोई शक नहीं सर, कोई शक नहीं, ठीक है ना। ओके, बहुत बढ़िया, F बराबर क्यू ई, F बराबर एम बी, देख लो इसको, ठीक है सर। पोल स्ट्रेंथ की फिर हमने वो भी याद करी थी, यूनिट एम्पियर मीटर या न्यूटन पर टेस्ला, डायमेंशन भी देखा था AL, यस सर। आगे बढ़ो, सुनो अब मेरी बात, है ना, इसीलिए मैं बोल रहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा रिवाइज हो जाएगा अपना, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थर्ड पॉइंट पे आगे कूलम्स लॉ, याद है कूलम्स लॉ, हाँ यस सर। दो चार्जेस Q1 Q2 मैग्नीट्यूड के r डिस्टेंस पर रखे हुए, उनके बीच का जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, वो कितना होता है। माइक चालू है ना भाई, दिलकर मासूम में बह जाएंगे, वफा करके भी हम तनहा रह जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। Q1 और Q2 प्लेस एट अ डिस्टेंस r, तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन हुआ करता था वो कितना हुआ करता था गुरुजी, वो हुआ करता है F बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और K यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कितना हो जाता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। वैसे ही जैसे प्लस Q माइनस Q चार्जेस हुआ करते थे,
प्लस क्यू माइनस क्यू चार्जेस हुआ करते थे, वैसे ही प्लस एम और माइनस एम कौन होंगे? पोल्स होंगे। हाँ सर सही बात है, बात तो सही है। जैसे ये प्लस क्यू, अरे प्लस क्यू माइनस क्यू बोल दिया, सॉरी प्लस क्यू माइनस क्यू बोल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे Q1 और Q2 अपने पास चार्जेस है, भावनाओं को समझो। वैसे यहाँ पे M1 और M2 क्या हो गया अपने पास? पोल्स हो गए। M1 और M2 क्या हो गया अपने पास? पोल्स हो गए। बोलो हाँ सर बिल्कुल, M1 और M2 अपने पास पोल्स हो गए, प्लेस एट अ डिस्टेंस आर। तो जैसे इनके बीच में फोर्स लगता था एक कांस्टेंट इंटू Q1 Q2 बार स्क्वायर, वैसे इनके बीच में भी फोर्स लगेगा। सर अट्रैक्शन या रिपल्शन कैसे पता चलेगा? अबे पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन। वैसे प्लस M1 या प्लस M रिपल्शन, माइनस M रिपल्शन, प्लस M माइनस M अट्रैक्शन। ठीक है ना? तो यार यहाँ पे फोर्स कितना हो गया? ये कांस्टेंट, अब पहले कांस्टेंट कितना था? 1/4πε। भाई इसका कांस्टेंट अलग है, इसका कांस्टेंट अलग है, सही बात है। उसका अपना कांस्टेंट है कितना? μ0/4π। कितना कांस्टेंट है? μ0/4π। तो हो गया कांस्टेंट μ0/4π इंटू M1 M2/r²। देख लो बेटा इसको। यस सर, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं यार। कुछ साला नया फॉर्मूला याद ही नहीं करना पड़ रहा है ना? नहीं करना पड़ रहा ना? नहीं गुरुजी, तो बहुत अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये हो गया। अगला याद है क्या तुमको कि एक चार्ज Q की वजह से r डिस्टेंस पर, एक चार्ज Q की वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुआ करती थी? गुरुजी एक चार्ज Q की वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करती थी kq/r²। यस सर। वैसी एक पोल और पोल स्ट्रेंथ m की वजह से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? वहां पे हो गई kq/r², उसका कांस्टेंट इंटू q/r²। वैसे यहां पे क्या हो जाएगा? इसका कांस्टेंट इंटू q/r² इंटू m/r²। सही बात है। देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज, यहां पे क्या आ गया? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ पोल। हाँ सर बिल्कुल सही, इजी पीजी है ना, ड्यू टू अ पोल। तो यार कितना हो जाता था? kq/r²। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया था गुरुजी, पढ़ाया था बिल्कुल, kq/r², kq/r²। बोलो ठीक, यस सर, है ना? अब यहां पे क्या लिखा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ पोल, प्लस M या माइनस M जो भी व्हाटएवर, P पॉइंट पर कितनी डिस्टेंस? R डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस? R डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा? km/r²। अब यहां पे k क्या है? इसका अपना अलग कांस्टेंट है μ0/4π। तो ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, मैं यहां पे इसको ठीक करके μ0/4π लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? μ0/4π इंटू m/r²। ठीक है, μ0/4π इंटू m/r²। डन हो गया? हाँ हो गया, डन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, आगे बढ़ो। अब देखो क्या लिखा हुआ है? पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज। हाँ सर, पोटेंशियल भी देखा था, किसी क्यू चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल होता था kq/r। तो सर यहां पे कितना हो जाएगा? μ0/4π इंटू m/r। हाँ सर, पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू अ पोल, q चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल हो गया kq/r, m पोल की वजह से r डिस्टेंस पर P पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा? μ0/4π इंटू m/r। अरे चार्ज की जगह यार Q की जगह m आ रहा है, सिंपल। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K था उसकी जगह क्या आ रहा है? μ0/4π। सारी चीजें वही है यार, है ना? हाँ सर बिल्कुल, देख लो। ठीक है सर, ये हो गया 5वां पॉइंट। आगे बढ़ो। ये देखो भाई क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत बढ़िया, चाय आ गई, चाय पी लेते हैं। क्या लिखा हुआ है बेटा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता था गुरुजी? एक प्लस क्यू चार्ज, एक माइनस क्यू चार्ज। और डाइपोल तो क्या होता था? मान लो एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, उनको किसी डी डिस्टेंस पर रख दिया, तो इस कॉम्बिनेशन को डाइपोल बोलते थे। यस सर। और एक फिजिकल क्वांटिटी होती थी डाइपोल मोमेंट। कौन सी क्वांटिटी होती थी? डाइपोल मोमेंट, जो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती थी और जिसका मैग्नीट्यूड होता था चार्ज इनटू डिस्टेंस। वाह गुरुजी, आपको तो सब याद है। अबे होगा नहीं, घर चलता है मेरा फिजिक्स से, मुझे याद नहीं होगा तो किससे याद होगा? हाँ लेकिन एक बार को मैं भूल सकता हूं, पर तुम भूल नहीं सकते, क्योंकि मुझे नीट का एग्जाम नहीं लिखना है। देखो चाय ठंडी, उससे पहले फटाफट से इसको देख लेते। प्लस क्यू माइनस क्यू एट अ डिस्टेंस d, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। क्या तुम्हें याद है? हाँ हमें याद है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हो गया गुरुजी? p वेक्टर से रिप्रेजेंट करते थे, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो गया? चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस। यस सर, तो चार्ज इनटू डिस्टेंस कितना हो गया? कूलम मीटर। अब जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल है वैसी कौन है? अरे दद्दू दयाल, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल है वैसे ही कौन है? मैग्नेटिक डाइपोल है। तो प्लस क्यू माइनस क्यू की जगह प्लस एम माइनस एम।
जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता था, वैसे मैग्नेटिक डाइपोल माइनस एम से प्लस एम की तरफ हो जाएगा। यस सर, इलेक्ट्रिक डाइपोल को पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं और मैग्नेटिक डाइपोल को एम वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। यस सर, एम वेक्टर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस, है ना? सही बात है। अब देख, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या गया? पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस। पोल स्ट्रेंथ की यूनिट याद कराई थी यस सर, एम्पियर मीटर। क्या याद कराई थी? एम्पियर मीटर। और ये डिस्टेंस आ गया मीटर में, तो ये क्या हो गया बेटा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसको याद रखना, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट एम्पियर मीटर और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट कितनी हो गई? अरे, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट एम्पियर मीटर और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट कितनी होगी? एम्पियर मीटर स्क्वायर। प्लीज इसको याद रखना। देखो मैं साइड हट रहा हूं और चाय के थोड़े से मजे ले लेता हूं, जब तक तुम क्या करो, इस स्लाइड को देख लो और याद कर लो। ठीक है गुरुजी, देख लिया? बहुत बढ़िया। अहिला जादू, चाय खत्म। और क्या भाई, चाय खत्म पैसा हजम, सवाल होंगे झमाझम। बहुत बढ़िया। ये तो देख लिया कि नहीं देख लिया? हाँ सर। यार देखो, हमें याद रखना है कि पोल स्ट्रेंथ यानी स्मॉल एम का जो यूनिट होता है वो होता है, या तो उसका एक फॉर्मूला होता है ना, एफ बाई बी। यस सर, तो या तो उसका एक यूनिट हो गया न्यूटन पर टेस्ला, या एक उसका यूनिट हो गया एम्पियर मीटर। अब पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ होता है स्मॉल एम, कैपिटल एम मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो एम्पियर मीटर को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? मीटर से, तो क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट है, ये बाबूराव का स्टाइल है और ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट है। ठीक है क्या? यस सर, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं फिर। देखो भाई, अब यार ये देख के डर मत जाना, अरे मोरी मैया जी का देख लियो, ये क्या हुआ, मेरा तो गमछा भी खुल गया। ठीक है, नहीं नहीं भाई, गमछा खुलने वाली कोई बात नहीं है, ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपने मुझसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है या कहीं से भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा और आप ये चैप्टर मुझसे पढ़ने आ रहे हो, तो पक्की बात है आपको ये फॉर्मूले याद होंगे और याद होने चाहिए, तभी तो फायदा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने का। ठीक है, लेकिन ये गारंटी, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले याद है तो ये आपको मैग्नेटिज्म के फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे दोस्त। ठीक है क्या? यस सर। अब देखो, याद करो, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ा था कि गुरुजी डाइपोल की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालते हैं, एक्सियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर, जनरल पॉइंट पर। तो आप अभी इसको गोली मारो, इसको गोली मारो। ठीक है, मतलब लिटरली गोली मत मार देना, मतलब कि इसको गोली मारो अभी, रुक जाओ। ये आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल दिख रहा है, यहां पे लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, यहां पे लिखा है मैग्नेटिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। कौन सा, यहां पे कौन सा डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहां पे कौन सा डाइपोल? मैग्नेटिक डाइपोल। क्या बोलती पब्लिक? यस सर। ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू। ये एक लाइन बना ली एक्सियल, ये एक बना ली क्या? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इक्वेटोरियल वाली। यस सर। एक्सियल पॉइंट पर, किसी एक्सियल पॉइंट पर मान लो इस पॉइंट की दूरी कितनी आर है, याद है क्या आपको? हाँ सर, हमें याद है कि जो इनके बीच की डिस्टेंस मान लो डी हो गई, तो हमने देखा था कि आर जो है वो डी से बहुत ज्यादा बड़ा होगा, ऐसा हमने एज्यूम किया था। क्या आपको याद है क्या? हाँ सर याद है। तो एक्सियल पॉइंट पर कोई पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी थी गुरुजी? 2 kp बाय आर क्यूब। और जहां पे 2 kp बाय आर क्यूब, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था? इलेक्ट्रिक डाइपोल की दिशा। इलेक्ट्रिक डाइपोल की दिशा होगी, मान लो ये माइनस क्यू से प्लस क्यू। क्या हो गई? इलेक्ट्रिक डाइपोल की दिशा क्या होगी? माइनस क्यू से प्लस क्यू। यस सर, इलेक्ट्रिक डाइपोल की दिशा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा भी क्या होगी? इलेक्ट्रिक डाइपोल की दिशा में ही होगी। ई वेक्टर इक्वल्स टू 2 kp बाय आर क्यूब। ठीक है, और पोटेंशियल कितना आता है याद है क्या? हाँ सर, kp बार स्क्वायर। इसका तो कोई डायरेक्शन नहीं होगा क्योंकि तो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ओके। इक्वेटोरियल पॉइंट पर, ये देखो डायरेक्शन भी बना हुआ ना, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल की दिशा है तो पी पॉइंट पर यानी एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी दिशा भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की दिशा में। यस सर। इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या था? माइनस केपी बार क्यूब। माइनस से क्या पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की नेगेटिव यानी अपोजिट दिशा में, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है इस साइड, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है इस साइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस साइड, है ना? ये सर इक्वेटोरियल। ये डिस्टेंस कितनी ली थी? आर। अब ये डिस्टेंस कितनी ले रहे हो? आर ले रहे हो। यस सर। तो कितना हो गया? माइनस के पी बार क्यूब, और पोटेंशियल कितना आता था? 0 आता था। यस सर। और जनरल पॉइंट, एक कोई भी जनरल पॉइंट हो गया पी, जो कि डाइपोल एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? डाइपोल एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है दोस्त? थीटा एंगल बना रहा है। यस सर। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती थी? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती थी के पी बाय आर क्यूब इंटू अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। के पी बाय आर क्यूब इंटू अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, बिल्कुल साबित हो जाती थी। और पोटेंशियल हो जाता था के पी cos थीटा बाय आर स्क्वायर। ये याद है क्या बेटा? याद होना चाहिए, कुछ नया थोड़ी है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले।
ये कोई याद होने चाहिए। अब क्या याद करोगे, तो याद होने चाहिए, और नहीं याद है तो अब याद कर लेना, ठीक है। अब देखो इन फॉर्मूले से हम कैसे यहां पे आते हैं, तो इसको अपन हटाते हैं, ठीक है ना, इसको अपन हटाते हैं। और इधर देखो भाई, मेरी बात सुनो, माइनस क्यू प्लस क्यू की जगह कौन आ गया, माइनस एम प्लस एम। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डी थी, तो माइनस एम और प्लस एम के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, डी होगी। ये जनरल पॉइंट पी, एंगल कितना बना रहा है, डाइपोल एक्सिस से थीटा। माइनस क्यू से प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की दिशा। माइनस एम से प्लस एम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की दिशा। पी वेक्टर इलेक्ट्रिक डाइपोल, एम वेक्टर कैपिटल एम वेक्टर मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, अब देखो तो यहां पे एक पॉइंट ले लिया, ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल और ये जनरल, ठीक है। तो यही फॉर्मूला वहां पे चिपक जाएगा, बस जैसे यहां पे के आता था वहां पे म्यू नॉट बाय 4 पाई जाएगा। अरे यहाँ पे क्या आता था ना, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो के की जगह वहां पे कौन सा कांस्टेंट आएगा, नया कांस्टेंट म्यू नॉट बाय 4 पाई, और पी वेक्टर की जगह क्या आएगा, एम वेक्टर। अब आप देख लो, मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ, दिखावे पे ना जाए, अपनी अक्ल लगाएं। के की जगह 2 के पी बार क्यूब, 2 का 2 इधर रहा, के की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ गया, पी वेक्टर की जगह एम वेक्टर आ गया। हाँ यार भैया बिल्कुल सही बात है ना। अरे भैया भी बोल सकते हो, ठीक है सर, भैया कुछ भी बोलो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। के पी बाय आर स्क्वायर, बड़े भैया तो है ही सही, के पी बाय आर स्क्वायर, के की जगह क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, के की जगह क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। पी वेक्टर की जगह क्या हो गया, एम वेक्टर, लेकिन यहाँ पे एम वेक्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो वैसे भी ये कैसा स्केलर है, वो लिख दिया है एम वेक्टर, कोई नहीं, उसको इग्नोर कर सकते हो क्योंकि तो स्केलर है। तो के की जगह आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पी की जगह क्या आ गया, एम आ गया। बोलो डन, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, हाँ सर सही बात है। इधर देखो, इधर पोटेंशियल जीरो इक्वेटोरियल पर, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल जीरो इक्वेटोरियल पर। यहाँ पे कितना हो जाता, माइनस के पी बार क्यूब, के की जगह क्या आ गया, माइनस की जगह माइनस, के की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पी वेक्टर की जगह एम वेक्टर बाय आर क्यूब। जैसे ये इनके डायरेक्शन थे, वही सेम डायरेक्शन है, यस सर बिल्कुल सर, ठीक है ना। और यहां पे जनरल पॉइंट पर ये होता था के पी बाय आर क्यूब, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पी की जगह आ गया एम बाय आर क्यूब, इंटू ब्रैकेट में अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस थीटा स्क्वायर। वैसी अंडर रूट 1 प्लस 3, यहां पे हो गया 3 कॉस स्क्वायर थीटा नहीं है, 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहां पे भी कितना आ गया, 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। मेरे कहने का मतलब है कि भाई के यहाँ पे है, वहां पे के की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ गया, 100 बात की एक बात, यहाँ पे पी है वहां पे एम है, सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे जैसे पोटेंशियल है वैसे यहाँ पे पोटेंशियल हो गया। बोलो बेटा यस सर। तो बेटा आप एक बार स्क्रीन को पॉज करके ना आराम से एक बार इसको देख लो, कोई हड़बड़ी की बात नहीं है, मैं यही हूं। आप इसको एक बार स्क्रीन को पॉज करके देख लो और ये फॉर्मूले अपने जहन में बसा लो, क्योंकि यार ये ऐसे थोड़ी बोल रहा हूं कि अभी याद कर रहे हैं, बेटा तो याद होने चाहिए थे तुम्हें, और नहीं थे ना याद, तो अभी याद कर लो बेटा, भूल मत जाना इसको, ठीक है। ठीक है गुरुजी, यहां पे भी ऑब्वियस सी बात है कि जो डिस्टेंस है आर, अच्छा ये डिस्टेंस आर हो गया, ये डिस्टेंस आर हो गया, या ये डिस्टेंस आर हो गया, वैसे ही ये डिस्टेंस आर हो गया, या ये डिस्टेंस आर हो गया, या ये डिस्टेंस आर हो गया। आर की वैल्यू जो है यहां पे भी किससे बड़ी है, बहुत ज्यादा, डी से बड़ी है, ठीक है सर। अब आगे चलते हैं, अब हमें करना है सवाल, है ना, हमें करना है सवाल, कर लेंगे बिल्कुल, कोशिश करना। मैं साइड में हट रहा हूं, आप स्क्रीन को पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, हो जाएगा। बोल रहा है अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर हैज अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी along its axis at a distance 24 and 48 on the opposite sides. Ratio of magnetic fields at these points will be, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स एट दीज पॉइंट्स विल बी, ठीक है ना। मैं साइड हट गया और आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लोगे यार। ए और बी दोनों एक्सियल पॉइंट है, अरे एक्सिस पर ही है ना, मैग्नेट की एक्सिस पर है, तो कैसे पॉइंट हो गए गुरुजी, एक्सियल पॉइंट। देखो मैं आ जाऊं, हाँ आ जाओ। क्या ये मैग्नेट है, यस सर। क्या ये इसकी एक्सिस है, यस सर। क्या बीबी इसकी एक्सियल एक्सिस पर रखा है, तो क्या बीबी एक्सियल पॉइंट है, यस सर। क्या ए बी इसकी एक्सिस पर रखा है, तो ए बी एक्सियल पॉइंट है, यस सर। क्या यहाँ पे डायरेक्शन की बात की गई है, नहीं सर, सिर्फ मैग्नेट्यूड की बात की गई है। तो मुझे बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस या एक्सियल पॉइंट कितना होता है गुरुजी, होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम बाई आर क्यूब, यही होता है। हाँ अभी मान लो मुझे क्या फर्क पड़ता है कि साउथ का है नॉर्थ का है, मैंने कहा इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो मैं एम मान लेता हूं। कितना मान लेता हूं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। अब वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो ए पॉइंट के लिए भी उतना ही है, बी पॉइंट के लिए भी उतना ही है, वो तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी है, यस सर। तो यार ये डिस्टेंस कितनी होगी, 48 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, 24 सेंटीमीटर, हाँ या ना, यस सर। मैंने इस डिस्टेंस को बोल लिया आर ए, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक इस डिस्टेंस को बोल लिया आर बी। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यार ये दोनों एक्सियल पॉइंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए कितना हो गया गुरुजी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना। जैसे होता था ना 2 के पी बाय आर क्यूब, वैसे ही हो गया 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम बाय आर ए क्यूब, यस सर। वैसे बी कितना हो गया 2
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम बाय आर बी क्यूब। कोई शक नहीं सर, कोई शक नहीं, बिल्कुल सही है, बढ़िया। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा। कर दो सर, है ना, इन दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो खच खच काफी कुछ यहाँ पे शहीद हो गया। तो बी ए बाय बी बी कितना आ गया, बी ए मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए, बी बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी, कितना आ गया, ये उड़ 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 गया, सब कुछ ही उड़ गया। बचा क्या फिर, 1 बार ए क्यूब 1 बार बी क्यूब। हाँ सर पता है, 1 बार बी क्यूब ऊपर जाएगा और क्या आएगा, आर बी क्यूब, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना, आर बी क्यूब बाय आर ए क्यूब। ठीक है गुरुजी, आर बी कितना हो गया 48। अब वो सेंटीमीटर को मीटर में क्यों कन्वर्ट करूं, ऊपर भी सेंटीमीटर क्यूब नीचे भी सेंटीमीटर क्यूब, वो तो वैसे ही कटना है। तो आ गया 48 सेंटीमीटर का क्यूब, यस सर, और नीचे आ गया 24 सेंटीमीटर का क्यूब। अब मैंने इसको एक काम किया, दोनों की पावर से मैं 48/24 लिख लूं और होल की पावर चढ़ा दूं क्यूब। हाँ गुरुजी ये भी चलेगा, ये भी ठीक है। कितना आ गया 48/24 आ गया 2, 2 का क्यूब कितना आ गया 8, 2 का क्यूब कितना आ गया 8 आ गया। आपसे क्या पूछा है, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दीज पॉइंट्स, मतलब आपको कुछ नहीं बोला ना कि भाई ए बाय बी निकालना है, बी बाय निकालना है, तो आप तो ए बाय बी निकालोगे। और बी ए बाय बी भी कितना आ गया, देखो वो आ गया, कितना है बेटा 8, डन हो गया। हाँ से तो बहुत ही इजी है सर, हमारे पास शॉर्टकट मेथड भी है। अरे वो शॉर्टकट मेथड बोले तो यार इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं, हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी एक्सियल पॉइंट पर कैसे वेरी करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। बाकी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एम सब तो फर्जी हो, तो कैंसिल आउट हो गई रेशियो में। क्या मैं कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, बरोबर सही बात है। तो हम डायरेक्ट भी इसको कैसे सॉल्व कर सकते, डायरेक्ट कर सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हमने बोल दिया बी ए, डायरेक्ट लिख दिया, इस सबके टंटे की जरूरत ही नहीं, बी ए बाय बीबी, अरे बी ए बाय बीबी, बी ए बाय बीबी, यस सर। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, तो यहाँ पे बी ए और यहाँ पे बी बी है, तो यहाँ पे बी ए ऊपर है तो ये आ गया आर ए क्यूब, यहाँ पे बी बी है तो आ गया आर बी क्यूब। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डायरेक्ट अप्रोच से भी आप कर सकते हो, आपको इन सब पचड़ों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जी गुरु जी इजी है ना, बिल्कुल इजी है साहब। क्या रे सेटिंग किया क्या, हाँ सर। चलो भाई देखो अगला सवाल करोगे, हाँ गुरुजी बिल्कुल अगला सवाल हाजिर हो, लो भाई लो भाई लो भाई, अगला सवाल हाजिर है ना। देखो भाई यहाँ पे एक मैग्नेट बनी हुई है, मैग्नेट बनी हुई है, बोल रहा है ये मैग्नेट है, ये जाहिर सी बात है कौन सा पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट, ये जाहिर सी बात है कौन सा पॉइंट है, इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है ना। बोल रहा है इफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए एंड बी आर इक्वल, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर इक्वल, देन फाइंड ओ ए बाय ओ बी। ओ ए क्या है, ए की डिस्टेंस ओ से सेंटर से, ओ बी क्या है, बी की डिस्टेंस ओ से सेंटर से। यार ये सवाल करो यार, कई कबार बच्चे ना न जाने क्यों इस सवाल में अटक जाते हैं, इजी होते हुए भी इस सवाल में अटक जाते। करो यार इस सवाल को सॉल्व, अरे कर लेना भाई, हाँ सर कर लेते हैं जल्दी। यार मैं सोच रहा हूं आज के लेक्चर को हल्का फुल्का रखें, पिछला लेक्चर काफी भारी भरकम हो गया था, आज का लेक्चर गुरुजी यार आप ये हल्का फुल्का रखोगे फिर अगला 3 घंटे का दे दोगे, नहीं भाई बिल्कुल 3 घंटे का नहीं देंगे, ऐसे कैसे, है ना, ठीक है टेंशन ना लो। पर आज मैं सोच रहा हूँ कि लेक्चर हल्का फुल्का ही रहने दें, ठीक है ना। ओके गुरुजी वीकेंड भी तो आ रहा है, तो वीकेंड आ रहा है तो तुम्हें क्या है, वीकेंड से पार्टी शार्टी करोगे क्या, अभी टेस्ट है ना तुम्हारा 3 तारीख को, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओ बल्ले बल्ले ओ गुरु, ठोको ताली ठोको, फोड़ के आओगे कि नहीं आओगे, जी गुरुजी बिल्कुल। 150 नंबर लाओगे गुरुजी, आप तो भाई कभी 100 बोलते हो फिर आंकड़ा बढ़ा के 125 फिर 150 कर, अरे कोशिश करने में क्या जाता है। सुनने में आ रहा है आजकल मार्केट में एक न्यूज चल रही है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, 150 नंबर की कोशिश तो कर ही सकते हैं। 150 का एम रखेंगे तो हो सकता है कि भाई 130 पे जाके टंग जाए, 140 पे जाके टंग जाए, ले आएंगे यार, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। पीवाईक्यू सारे ही कर लिए, क्लास नोट्स बढ़िया से पढ़ के जाएं, पीवाईक्यू बढ़िया से करके जाएं, ठीक है क्या, यस सर। देखो भाई फटाफट से क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कर लिया क्या, हाँ सर हो गया। देखो इफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए एंड बी आर इक्वल, सबसे पहले मैंने बोला इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, कॉपी कर लेता हूं, ये लो भाई। और मैंने बोला कि ये कौन सा पॉइंट है गुरुजी, तो एक्सियल पॉइंट हो गया, और ये कौन सा पॉइंट हो गया, इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया। कौन सा पॉइंट हो गया, इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया, यस और नो, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, एक्सियल पॉइंट ये डिस्टेंस कितनी होगी ओ ए, ये डिस्टेंस कितनी होगी ओ बी, तो एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी गुरुजी 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू, है ना, इसका डाइपोल मोमेंट में कितना मान लेता हूं बेटा, मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट में एम मान लेता हूं, तो होता है ना 2 के पी बार क्यूब, वैसे हो जाएगा 2 इंटू कॉन्स्टेंट इंटू एम बाय आर क्यूब। एक काम करते हैं यार, एक काम करते हैं ना,
यहां पे लिख लेते हैं बी एक्सियल बराबर, ऐसे कर लेते हैं। अब ठीक है, हाँ सर बोल ही रहा है ना, इफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए एंड बी आर इक्वल, जी सर, तो बी एक्सियल बराबर बी इक्वेटोरियल हो गया। एक्सियल पर कितना होता है 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम बाय डिस्टेंस। एक्सियल पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो गया उससे, ओ से ओ ए, कितना हो गया ओ ए ओ ए ओ ए ओ, अरे ओ ए हो गया ना, यस सर, तो हो गया ओ ए का ओ ए ओ आ, हो गया कि नहीं हो गया, यस सर, 2 kp बार क्यूब की तरह, यस सर। और ये कितना हो गया, इक्वेटोरियल पर कितना होता है गुरुजी, वो होता है माइनस केपी बार क्यूब, माइनस को मारो गोली, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, केपी बार क्यूब, तो के की जगह क्या आ गया यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना हो गया बी का, ओ बी कितना हो गया ओ बी, ओके कितना हो गया ओ बी का होल क्यूब। बिल्कुल सर, ये दोनों खुद ही बोल रहा बराबर है। अब यार ये शहीद हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एम से एम शहीद हो गया। बिल्कुल सर, आपको क्या निकालना है, ओ ए बाय ओ बी का रेशियो। अब देखो हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 2 इधर है, ओ ए क्यूब ऊपर चला गया, ये ओ बी क्यूब है, बाकी सब शहीद हो गया, ओ ए क्यूब ऊपर चला गया, 2 इधर आ गया, 2 बराबर, अब 2 इधर है ना, यस सर, ओ ए क्यूब, बिल्कुल सर ओ ए क्यूब बाय ओ बी क्यूब। क्या बोलती है पब्लिक, ये सर ओ ए क्यूब ऊपर चला गया, ओ बी क्यूब भी है, तो गुरुजी इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 2 बराबर ओ ए बाय ओ बी की पावर क्यूब, क्यूब हो गया, हाँ सर। तो अब ये तो क्यूब है, क्या मैं क्यूब रूट ले लूं, हाँ क्यूब रूट ले लो ना, क्यूब रूट ले लो, पावर 1/3 कर दो, तो कितना आ गया गुरुजी, आ गया 2 की पावर 1/3, अरे ये क्यूब है तो यहां पे आके पावर 1/3 हो गया, बराबर ओ ए बाय ओ बी। देखो वो आ गया, अरे आया नहीं आया, हाँ सर, डन हो गया भाई, भावनाओं को समझो, हो गया कि नहीं हो गया, देख लो भाई इसका सॉल्यूशन। यार तो बहुत ही लप्पू सा सवाल है गुरुजी, यार एक सवाल थोड़ा सा कुछ ऐसा इस तरीके का मैग्नेट मैग्नेट का दो ना, मजा आ रहा है, शुरू मजबूरी में किए थे और अब मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, शाबाश। देख लो भाई हो गया कि नहीं हो गया, खुद ही कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के स्कीम बता रहा है कि ए और बी पर मैग्नेटिक फील्ड बराबर है, ए होगा एक्सियल, बी होगा इक्वेटोरियल, दोनों एक्सियल और इक्वेटोरियल के फॉर्मूले बराबर कर दिए, डिस्टेंस का रेशियो निकाल लिया। ठीक है, अगला सवाल हाजिर हो, ले भाई अगला सवाल क्या कह रहा है गुरुजी, ये क्या है यार, भाई देखो यार, पहले मैं सवाल समझा दूं आपको, इससे पहले कि आप अटेम्प्ट करो, आप ही करोगे सॉल्व। एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेट है, हाँ गुरुजी दिख रही है, ये साउथ पोल है नॉर्थ पोल। एक वर्टिकल मैग्नेट है, यहां पे हो गया साउथ पोल, ही हो गया नॉर्थ पोल, ठीक है, ये इसकी एक्सिस हो गई, ये इसकी एक्सिस हो गई, और ये जो इसकी एक्सिस है, इस मैग्नेट की एक्सिस है, इस सेंटर से पास हो रही है, ठीक, इसके सेंटर से पास हो रही है, ठीक है। यहां पे कुछ एक पॉइंट इसी एक्सिस पर एक पॉइंट रखा हुआ है पी, एक पॉइंट है पी, ओके। बोल रहा है फाइंड डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है, यहां पे आपको ऐसे नहीं कोई न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी, कह रहा है पी पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्यों, अरे ये भी है ये भी है, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड, दोनों मैग्नेट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लग रही होगी, इसकी वजह से भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर धप्पा हो रही होंगी, धप्पा मतलब सुपर इंपोज हो रही होंगी, यस सर। तो बोल रहा है पी पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, तो डायरेक्शन आपने बताना है कहां होगा, एरो बना के, हाँ भाई हो गया क्या, यस सर। देखो भाई एक काम करते हैं, इसको कॉपी करके सॉल्यूशन इसका यहां लिखते हैं, ठीक है साहब, बहुत बढ़िया सॉल्यूशन। मुझे एक बात बताओ, है ना, इन सबको दफा करते हैं, चला जा, ठीक है सर चला गया, है ना। अब मुझे एक बात बताओ कि इस पी पॉइंट पर किन किन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड्स आएंगी गुरुजी, एक इस मैग्नेट की वजह से, एक उस मैग्नेट की वजह से, इस उस क्या होता है, इसको आप मैग्नेट 1 नहीं बोल सकते गुरुजी, बोलते भाई इसको मैग्नेट 1 बोल दो, और इसको मैग्नेट 2 बोल दो, क्या बोल दो इसको, मैग्नेट 2 बोल दो, ठीक है ना। तो एक हो गया मैग्नेट 1, एक हो गया मैग्नेट 2। अभी मैग्नेट 2 को गोली मारो, मैग्नेट 2 को गोली मारो, मैग्नेट 1 को देखो, पी पॉइंट और मैग्नेट 1 के बीच में रिश्ता क्या कहलाता है गुरुजी, पी पॉइंट जो है मैग्नेट 1 के लिए एक्सियल पॉइंट है, मैग्नेट 2 को देखना भी मत, बहुत मारूंगा मैग्नेट 2 को देखा तो, मैग्नेट 2 को इग्नोर करके मैग्नेट 1 को देखो, मैग्नेट 1 के लिए पी पॉइंट कैसे काम कर रहा है, एक्सियल पॉइंट की तरह, मैग्नेट 1 के लिए पी पॉइंट कैसे काम कर रहा है, एक्सियल पॉइंट की तरह, यस सर। एक्सियल पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, देखो यहां पे मैंने बोल दिया कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो इस मैग्नेट 1 का वो कैसा है, वो कैसा है गुरुजी, साउथ से नॉर्थ, तो एक्सियल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी दिशा में होती है जिस दिशा में मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, तो इस मैग्नेट 1 का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट साउथ से नॉर्थ इस साइड है, तो पी पॉइंट एक्सियल पॉइंट है, तो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इसी दिशा में होगी। कुछ नहीं आया समझ में, सब ऊपर से, कुछ समझ में आ रही है या सब ऊपर से जा रही है,
अरे आ रहा ना, तो इसमें कौन सी खास बात है, ऐसा क्या रॉकेट साइंस पढ़ा रहे हो तुम, है? साउथ से नॉर्थ हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपने ही बताया था, पी पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई या मैग्नेटिक फील्ड हो गई वो डाइपोल मोमेंट की दिशा में होती है, तो डाइपोल मोमेंट की दिशा ये, तो पी एक्सियल पॉइंट है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ही हो जाएगी, ठीक है। तो मैग्नेट 1 का काम हो गया, बहुत बढ़िया। अब मैग्नेट 1 को गोली मारो, मैग्नेट 1 को गोली मारो, मैग्नेट 2 को देखो, और मैग्नेट 2 का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहां है? साउथ से नॉर्थ है। अरे मैग्नेट 2 का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहां से कहां है गुरुजी? साउथ से नॉर्थ है। देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? हाँ गुरुजी बिल्कुल देख पा रहे हैं, आंखें हैं हमारे पास। तो अब ये साउथ से नॉर्थ हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, इसको ये क्या करके खड़े हो गुरुजी? अरे इसको छुपा रहा हूं ताकि तुम ना देखो। गुड, वेरी गुड, ऐसे छुपा के रखो गुरुजी। पी पॉइंट और मैग्नेट 2 में रिश्ता क्या कहलाता है गुरुजी? पी पॉइंट जो है मैग्नेट 2 के लिए एक्सियल इक्वेटोरियल। गुरुजी कोई अंधा भी टच करके बता देगा, अंधा भी टच करके बता देगा कि पी पॉइंट मैग्नेट 2 के लिए इक्वेटोरियल है, क्योंकि मैग्नेट 2 की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पी लाई कर रहा है। यस सर। तो आपने हमको सिखाया है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की विपरीत दिशा में होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो इस मैग्नेट 2 का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ है, तो पी पॉइंट यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो नीचे का अपोजिट क्या हो गया? ऊपर। हाँ सर सही बात है सर। तो एक मैग्नेटिक फील्ड आ गई इसकी वजह से B1 और एक मैग्नेटिक फील्ड आ गई इसकी वजह से B2। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहां आएगा? देखो पॉइंट P को यहां कहीं बना लेता हूं। हाँ गुरुजी बना लो, जहां मर्जी वहां बना लो। ये हो गया B1, ये हो गया B2, ये हो गया B1, ये हो गया B2। तो बेटा इन दोनों का रिजल्टेंट कहां आएगा गुरुजी? इनके बीच में से कहीं ना कहीं आएगा, है ना? अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो एकदम बीच में से आएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं तो इधर आएगा। यस सर। तो हो गया बी नेट। देखो वो आ गया, तो ये बी नेट आ गया कि नहीं आ गया आंसर? हाँ गुरुजी आ गया आंसर। कितना इजी है, सो इजी, सो लप्पू, जस्ट लुकिंग लाइक अ लुच्चा टुच्चा सवाल। देख लो इसको। हाँ सर आगे बढ़े फिर। अरे अपने कारवान को आगे बढ़ाएं। हाँ सर बिल्कुल आगे बढ़ो। अगला कंसेप्ट हाजिर हो, वही चल रहा है अभी तो, कंपैरिजन चल रहा है। याद है क्या? व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज प्लेस इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो उस पे लगने वाला टॉर्क कितना होता है? P क्रॉस E। कितना होता है? P क्रॉस E। यस सर। टाउ, अरे टॉर्क, ये भी टॉर्क, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। याद आए फॉर्मूला? हाँ सर सूना सूना लग रहा है। सूना सूना क्या लग रहा है बेटा? पढ़ाया तो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। हाँ गुरुजी पढ़ाया था ना, बिल्कुल। हमने कब बना गया? टाउ बराबर P क्रॉस E हो गया PE sin थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही P वेक्टर की जगह M वेक्टर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड आ गई, P क्रॉस E की जगह M क्रॉस भी आ गया, P वेक्टर की जगह M वेक्टर, E वेक्टर की जगह B वेक्टर, तो P क्रॉस E की जगह कौन आ गया? M क्रॉस B, तो आ गया MB sin थीटा। है कि नहीं है? हे सर गुरुजी हे। देख लो, देख लिया? हाँ सर देख लिया। स्क्रीन पॉज कर लो, देख लो, आगे बढ़ो। अब देखो भाई 1999 का सवाल है। 1999 का सवाल क्या है? क्या ही सड़ेला, क्या ही थकेला सवाल है, एकदम एकदम घटिया। कह रहा बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट M वेक्टर। क्या कह रहा है? कह रहा बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट M वेक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन B वेक्टर, टॉर्क एक्सर्टेड ऑन इट इज। अरे यार सीरियसली है, मतलब ये पूछ रहा, बताओ क्या करे गुरुजी? इस नीट के सन की बुड्ढे का क्या करे? मार भी तो नहीं सकते इसको। सही बात है, M क्रॉस B। अरे इसको मार दिया तो नीट का एग्जाम कौन कराएगा? नीट का एग्जाम कौन बनाएगा फिर? नीट का सन की बुड्ढा ही तो नीट का एग्जाम बनाता है, मार भी तो नहीं सकते इसको। सही बात है। तो टाउ कितना हो गया? M क्रॉस B हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। सड़ेला सवाल, M क्रॉस B टॉर्क। आगे चलो। अब देखो यार, ओ भाई अब देखो कि यार नीट का सन की बुड्ढे को भी एकदम ऐसे ऐसे मतलब अचानक से दौरे पड़ते, कभी ये सवाल दे दिया तो कभी ये सवाल दे दिया। अब यार ये सवाल टफ नहीं है, लेकिन ये सवाल कैलकुलेटिव है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है। गुरुजी आपको हमको देख के लगता है क्या कि 1 2 3 4 5 6 पौने सात लाइनों का सवाल हम करेंगे? अरे कर पाओगे भाई, लप्पू सवाल, एकदम लल्लुआ सवाल है, 2010 मेंस का है। मैं साइड में हट रहा हूं, आप स्क्रीन को पॉज करो और सॉल्व करो। जी हाँ, बहुत ज्यादा इजी कैलकुलेशन, आराम से मेरे प्यारे बच्चे इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है सर। देखो भाई फटाफट से बेटा, आज का लेक्चर हल्का फुल्का ही रखूंगा मैं, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहना कि ये लंबा होगा। ये लेक्चर अगला वाला लेक्चर 2 उसका लंबा रहेगा, ठीक है। आज ऐश काटना, तो मौज करो। बारिश वारिश हो रही है तुम्हारे यहाँ? यहाँ पे तो यार बारिश हो रही है, ठंड भी पड़ रही है और बारिश भी हो रही है यार, ठीक है। पकोड़े भी इंसान कितने खाएगा यार, सर्दी इतनी पड़ रही है, ऊपर से बारिश और हो जाए। देखो भाई इधर मैं सॉल्व करता हूं, आपने देख लिया होगा क्या कह रहा है। गुरुजी बोल रहा है अ क्लोजली बाउंड सोलिनॉइड, बाउंड मतलब कि वो वाला बाउंड नहीं, जख्म जो तुम्हारी एक्स ने तुमको दिए थे, है ना, ये बाउंड का मतलब जख्म नहीं, सॉरी यार,
है ना, आई नो इट हर्ट्स, ठीक है, हर्ट होता है ना। तो ये वाउंड का मतलब होता है लपेटना, वाउंड का मतलब होता है लपेटना। अ क्लोजली वाउंड सोलिनॉइड ऑफ 2000 टन्स, 2000 टन्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.5 इंटू 10 की पावर -4, 1.5 इंटू 10 की पावर -4 कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। ठीक है, अच्छी बात है। टर्न्स दे दिए, एरिया दे दिया, करंट दे दिया। इट इज सस्पेंडेड थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ अलाउइंग इट टू टर्न इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखो इसने जो है, मेरी बात सुनना, बहुत तबीयत से, बहुत तमीज से तुमको बेवकूफ बनाने की कोशिश करिए, और कुछ तो भी बोले जा रहा है, जो मर्जी आ रही हो बोले जा रहा है, चपड़ 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 कुछ भी बोले जा रहा है। यहां से देखो, और इट इज सस्पेंडेड थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ अलाउइंग इट टू टर्न इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब जाके इसने मैग्नेटिक फील्ड दी, 3 लाइन में बकवास कर दी, अब जाके साला मैग्नेटिक फील्ड दी। और काम की बात अब है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। बेटा काम की बात ना, सीधी बात, नो बकवास। यहां पे है काम की बात, बाकी सब बकवास है। 3 बच्चे इसी में फंस के रह जाते, बोले साला कह क्या रहा है, डायग्राम ही नहीं बन रहा। अरे मत बनने दे डायग्राम, मत बनने दे डायग्राम। कौन सी आफत आ गई, क्या दिक्कत है? मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, क्या दिक्कत है ना। अब क्या कह रहा है आगे, बोल रहा है कि द टॉर्क ऑन द सोलिनॉइड विल बी, टॉर्क ऑन द सोलिनॉइड विल बी। तो हमको समझ में आ रहा है कि यार ये टॉर्क पूछ रहा है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, तो टॉर्क का ऐसा कौन सा फॉर्मूला हुआ जिसमें मैग्नेटिक फील्ड आता है? एम क्रॉस बी। कौन सा फॉर्मूला हो गया गुरुजी? एम क्रॉस बी, टाउ बराबर एम क्रॉस बी। यस सर। अब हमने बोल दिया कि इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, एम, अरे टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। यस सर। एम क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट, निया। यस सर। अरे एन आई ए, यस सर, एन आई ए इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन थीटा। हाँ सर, सारी वैल्यूज पुट करें, अरे देखते हैं, देख लेंगे थीटा कितना है, उसमें क्या दिक्कत है ना। नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो गया गुरुजी? 2000। नंबर ऑफ टर्न्स हो गया 2000। करंट कितना हो गया साहब? करंट हो गया 2 एम्पियर, और एरिया कितना हो गया? 1.5 इंटू 10 की पावर -4, है ना। 2 एम्पियर इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर -4 इंटू, बेटा मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा गुरुजी? मैग्नेटिक फील्ड दे रखा 5 इंटू 10 की पावर -2, 5 इंटू 10 की पावर -2 इंटू साइन थीटा, है ना, साइन थीटा। ओके, अभी थीटा क्या है? सबसे पहले समझो कि यहाँ पे थीटा किस किस के बीच का एंगल है? मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड। अब मान लो जो सोलिनॉइड है, समझना, भावनाओं को समझना है, सोलिनॉइड है, खूब सारी टर्न्स है ना इसमें, ऐसे 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 ऐसे। हाँ सर, तो करंट इसमें जा रहा होगा, तो यार थीटा हम बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। अब ये हो गया एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड, समझना, एकदम रफ डायग्राम बना रहा हूं, ये हो गया एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड। और मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बना रही है बेटा? 30 डिग्रीज का एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्रीज का एंगल। किससे? एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड से। किससे एंगल बना रही है बेटा 30 डिग्रीज का? गुरुजी एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड से। अब देखो कि मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा है। मैग्नेटिक मोमेंट का क्या डायरेक्शन होता है? एरिया वेक्टर का। और एरिया वेक्टर कैसे आता है? करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करके। तो मान लो करंट के डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करके एरिया वेक्टर तो इधर ही आएगा। और वैसे भी आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि यार ये क्या हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया, ये प्लेन हो गया। अरे ये हो गया ना, प्लेन हो गया। यस सर। तो एरिया वेक्टर कहाँ आएगा? कुछ ऐसे आएगा। अरे एरिया वेक्टर कहाँ आएगा? कुछ ऐसे। हाँ सर, ये हो गया प्लेन। यस सर। और एरिया वेक्टर क्या हो गया? प्लेन के परपेंडिकुलर। तो जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन वही मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन, और जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है वही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया या मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हो गया। कितना एंगल इनके बीच? 30 डिग्री। तो साइन थीटा में थीटा कितना आएगा गुरुजी? 30 डिग्री। यस सर। और साइन 30 कितना होता है? थीटा 30 डिग्री आ गया, साइन 30 कितना होता है? हाफ। साइन 30 कितना होता है? हाफ। यस सर। इसका सॉल्यूशन हो गया। यस सर। साइन 30 का वैल्यू पुट कर दिया हाफ। अब आ जाओ सॉल्व कर लेते, कितना आ गया देखो। 2000 है ना, एक 2 से ये 2 शहीद हो गया कि नहीं हो गया? यस सर, बिल्कुल हो गया। 2000 इंटू, है ना, इसको 2 ऐसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 1.5। यस सर। और यहां पे लिखा हुआ है 10 के मतलब कितने हैं यहाँ पे? 10 की पावर 3 है ना, 10 की पावर 3। यस सर। 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -4 कितना हो गया? अरे 0 0 0 मतलब 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -4 कितना हो गया? 10 की पावर -1। तो ये 2 आ गया, ये 1.5 आ गया। 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -4 कितना गया? 10 की पावर -1। ये भी इंक्लूड हो गया। यस सर। इंटू 5 इंटू 10 की पावर -2। यस सर। कितना आ गया बेटा? 2 इंटू 1.5 हो गया 3, 3 इंटू 5 हो गया 15। तो हो गया ये और ये, है ना। ऐसे भी कर सकते हो, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 1.5
15 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻2 कितना हो गया? 10⁻⁻3। तो देखो ऑप्शंस क्या है? 15 इंटू 10⁻⁻3, 15 इंटू 10⁻⁻3, यहाँ पे 1.5 इंटू 10⁻⁻3 है। नहीं, ये तो गलत हो गया ना, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। हमारे पास आंसर आ रहा है 15 इंटू 10⁻⁻3 और ये 1.5 इंटू 10⁻⁻3 भी गलत हो गया। तो ये सही है। कैसे? ये 1.5 इंटू 10⁻2, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1.5 इंटू 10⁻2 को 15 इंटू 10⁻3? हाँ सही बात, बी ऑप्शन आ गया, न्यूटन मीटर। अभी मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1.5 इंटू 10⁻2। लो लिख देता हूं, नहीं तो पेट दुखता रहेगा तुम्हारा। हाँ गुरुजी सही है ना? ठीक है, ओके। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास? बी ऑप्शन आ गया। इजी है ना? हाँ सर। तो आपको बस यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। करंट कैरिंग लूप है, टॉर्क पूछ रहा है, तो एम क्रॉस बी। एम क्या हो गया? एनआईए, एनआईए बी साइन थीटा। थीटा देखना मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, बिल्कुल सर, है ना? ये सॉल्यूशन हो गया। देख लो इसको फटाफट से, चलते फिर आगे। ठीक है गुरुजी, आगे बढ़ो। अब देखो 9th पॉइंट, टॉर्क के बाद आ गया पोटेंशियल एनर्जी। क्या आ गया बेटा? पोटेंशियल एनर्जी आ गया। यस सर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने बताया था, U बराबर माइनस पी डॉट टी। हाँ सर, जब एक डाइपोल मोमेंट P इलेक्ट्रिक फील्ड E से थीटा एंगल बना रहा हो तो पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस पी डॉट टी। वैसे डाइपोल मोमेंट की जगह मैग्नेटिक, अरे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जगह मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गया। हाँ सर, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? माइनस एम डॉट बी। यहाँ पे हो गया माइनस पी डॉट टी, यहाँ पे हो गया माइनस एम डॉट बी। हाँ सही बात है। कितना हो गया? माइनस पी डॉट का क्या हो गया? कॉस थीटा, और यहाँ पे हो गया माइनस एम बी कॉस थीटा। तो यार यहाँ पे हमको तो कुछ नया फॉर्मूला आज के चैप्टर में, यानी आज के लेक्चर में कुछ याद ही नहीं करना पड़ा, एक्सेप्ट वो कौन सा, वो भी मैंने आपको ट्रिक बता दी। जैसे F बराबर क्यू होता है, F बराबर एम बी हो गया, तो एम कितना हो गया? F बाई बी। F बाई बी यानी न्यूटन पर टेस्ला या एम्पियर मीटर। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की यूनिट हो गया एम्पियर मीटर, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस, एम्पियर मीटर इनटू मीटर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। जैसे मेरे दिमाग में स्कैन है, तेरे दिमाग में भी स्कैन होना चाहिए। हाँ जी सर, ठीक है, ये देख लिया। अब यार एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए, क्या? हाँ सर, ये तो अभी आपने कल के लेक्चर में भी बताया था कि थीटा जब 0 होता है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाता है? मिनिमम हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है? मिनिमम हो जाता है। अब यहाँ पे माइनस पीई लिखा हुआ है, आप कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप माइनस एम भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? प्लस पी लिखा है, आप एम भी लिख दो, सही बात है। तो थीटा जब 0 हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? माइनस एम बी। कॉस 0 कितना? अरे कल भी बताया था, कल के लेक्चर में यार, भूल गया क्या? भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। हे ओ हो, बस यही एक बात ना भूली। क्या भैया? यू मिनिमम कितना हो गया? माइनस एम बी, क्योंकि कॉस 0 हो गया माइनस, कॉस 0 हो गया 1, कॉस 0 कितना हो गया? 1, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया माइनस एम बी, और ये मिनिमम है। यस सर। थीटा 180 हो गया, कॉस 180 हो गया माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, तो जब थीटा 180 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस एमबी जो कि मैक्सिमम है। यस सर। और 90 हो गया तो यू कितना हो गया? 0, और ये मिनिमम है। मिनिमम एनर्जी मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, मैक्सिमम है, मैक्सिमम एनर्जी मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बता रखा है? बिल्कुल गुरुजी बता रखा है। अरे बोलो ना भाई। हाँ सर बिल्कुल। तो बेटा 0 डिग्री मतलब स्टेबल एंड 180 डिग्री मतलब अनस्टेबल। पेपर में कभी थीटा नहीं देता है, कभी कभी पेपर में थीटा नहीं देता है, वो आपके साथ चालाकी खेलता है। वो बोलता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में या स्टेबल पोजीशन में या अनस्टेबल में। स्टेबल मतलब थीटा 0, अनस्टेबल मतलब थीटा 180। ठीक है, अब आप ये वाला सवाल सॉल्व करोगे बेटा। यस, और आपको नीट की कसम की ये सवाल आप बिना कलम चलाए सॉल्व करोगे। निपटा दिया? हाँ सर, इसमें है ही क्या? करेक्ट। शॉर्ट बार मैग्नेट और मैग्नेटिक मोमेंट 0.4 जूल पर टेस्ला is placed in a uniform magnetic field of 0.16 टेस्ला। आपको क्या दे रखा है बेटा? मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, मैग्नेटिक मोमेंट के साथ क्या दे रखा है आपको? मैग्नेटिक फील्ड। मतलब m का वैल्यू दिया है, b का वैल्यू दिया है। ठीक है, कह रहा था मैग्नेट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। कह रहा मैग्नेट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन द पोटेंशियल एनर्जी इज। अब स्टेबल मतलब थीटा 0, याद है क्या? बिना कलम चलाए, स्टेबल मतलब थीटा 0, थीटा 0 होता है, कॉस 0 1 हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस एमबी हो जाती है। तो माइनस एमबी के केस में स्टेबल और प्लस एमबी के केस में अनस्टेबल। यहां पे स्टेबल बोला है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस एम इंटू बी। एम का वैल्यू कितना है? 0.4। सब कुछ आपको किस में दे रखा है? एसआई यूनिट में दे रखा है। बी का वैल्यू कितना है? 0.16। तो माइनस एम बी, माइनस एम इंटू बी, तो 0.4 इंटू 0.16 करो। चलो एक बार को आपको इसमें दिक्कत होती है, आप 4 इंटू 16 बता दो। 4 इंटू 16 कितना होता है? 64। 4 इंटू 16 कितना होता है? 64। यस सर। और यहाँ पे कितने डेसिमल है? 1 2 3, तो 64 इंटू 10 की पावर माइनस 3 हो गया। तो गुरुजी 0.064 मल्टीप्लाई करके कितना है? 0.064। पर गुरुजी यहाँ पे तो 2 ऑप्शन है, तो स्टेबल मतलब माइनस एमबी, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? माइनस वाला ऑप्शन। ये हो गया बिना कलम चलाए। बोलो
सही बात है, फेयर इनफ, हाँ या ना? यस सर। और बाकी अगर आपको कलम चलाने का शौक है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब थीटा 0 डिग्री, और स्टेबल मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम माइनस कितना हो गया, m इंटू बी, यानी माइनस ऑफ m कितना हो गया 0.4 और b कितना हो गया 0.16। जब आप सॉल्व करोगे आएगा माइनस 0.064 और पोटेंशियल एनर्जी तो जूल आ गया है ना। डायरेक्ट भी कर लिया और मैंने आपको इसका सॉल्यूशन भी बता दिया। अरे हाँ या ना, देख लो इसको फटाफट से। जी गुरुजी बिल्कुल सही बात है। अब यार बीच में ना एक स्लाइड रह गई थी, उसको और देख लेते। यहाँ पे टॉर्क के बाद डायरेक्ट हम इस सवाल पर आ गए थे, है ना, ये स्किप हो गई थी। ये स्लाइड देखो, ये क्या है, ये मैं आपको ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बता चुका हूं। याद करो क्या बता चुके हो गुरुजी? मैंने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, क्या बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जब आप किसी डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, किस में रखोगे गुरुजी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर नेट फोर्स हमेशा कितना लगता है? हाँ गुरुजी आपने बताया था 0, और आपने बताया था टाउ नेट यानी टॉर्क में और मे नॉट बी 0। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ऑलरेडी टोल्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लिख देता हूं भाई, है ना, तो तुम भरोसा नहीं करोगे। ऑलरेडी टोल्ड इन, ऑब्वियसली जितनी भी चीजें यहां पे लेफ्ट वाले पोर्शन में, वो तो हम कहां देख चुके हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो आप क्या लिख दिया मैंने? ऑलरेडी टोल्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यदि आप किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पे नेट फोर्स हमेशा 0 होता है, ऑलवेज एंड ऑलवेज। लेकिन जो टॉर्क है वो 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इट मे और मे नॉट बी 0 डिपेंडिंग अपॉन दी ओरिएंटेशन, बताया था। यस सर। लेकिन जब आप किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो टॉर्क और फोर्स हमेशा नॉन जीरो होंगे। टॉर्क भी नॉन जीरो, फोर्स भी नॉन जीरो, मतलब नॉन जीरो मतलब लगेगा ही लगेगा, टॉर्क नॉन जीरो मतलब लगेगा ही लगेगा, बताया था। ये सर सेम हैपेंस इन मैग्नेटिज्म। अब यहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की जगह क्या ले लिया? मैग्नेटिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या ले लिया? मैग्नेटिक फील्ड। तो हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब आप किसी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो नेट फोर्स 0 होता है हमेशा, नेट फोर्स 0 होता है हमेशा। लेकिन टॉर्क में और मे नॉट बी 0, टॉर्क 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंडिंग अपॉन दी ओरिएंटेशन, कैसे आपने रखा है। लेकिन जब आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पर रखते हो तो नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों लगते हैं। नॉन जीरो का मतलब दोनों लगते हैं, यहां पे लिख भी देता हूं, बोथ आर अप्लाइड। यू कह लो कि बोथ अप्लाई होते हैं, फोर्स भी अप्लाई होता है, टॉर्क भी अप्लाई होता है, बोथ आर अप्लाइड, है ना, समझ में आ गई बात? यहां पे ऐसे लिख लो, बोथ आर अप्लाइड, यानी कि दोनों ही लगते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ठीक है ना। तो यार ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इसको हम यहां पे भी देख सकते हैं। कल को आपको बोल दिया कि एक मैग्नेटिक नीडल है, उसको मैंने नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, उसमें क्या क्या लगेगा भाई? एक मैग्नेटिक नीडल मतलब है तो मैग्नेटिक, दो पोल है, डाइपोल है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया। वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को आप मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो दोनों लगेंगे, टॉर्क भी लगेगा और फोर्स भी लगेगा। बोले उसी नीडल को मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, फोर्स 0 लगेगा हमेशा, बट टॉर्क में और मे नॉट बी 0। समझा क्या हीरो? यस सर। तो आज की क्लास अपन इतनी ही शॉर्ट एंड स्वीट रख रहे हैं। जी हाँ, पता नहीं फिजिक्स की क्लास की हिस्ट्री में कब ऐसा हुआ होगा कि 1 घंटे 21 या 22 मिनट की क्लास हुई होगी, ठीक है ना? ठीक है भाई, तो बहुत ही बढ़िया, हल्का फुल्का लेक्चर, एकदम आराम से आप इस लेक्चर को देखें बढ़िया से, और जो है मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, मिलते हैं। थैंक यू।